अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ जमील सुखेरा। हिना न्याजी अनफॉर्चुनेटली ऑफिस नहीं पहुंच सकी क्योंकि वेदर कंडीशंस इस वक्त लाहौर की बहुत एक्सट्रीम है और इवन हमारी जो टीम है, टीम मेंबर्स भी ऑफिस नहीं पहुंच पाए क्योंकि लाहौर की सड़कों पर बहुत ज़्यादा पानी खड़ा है और सारी रात बारिश होने के बाद अब भी बारिश का सिलसिला जारी है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के प्रोग्राम में कौन सी खबरें शामिल हैं। बड़ी खबरें हम डिस्कस करेंगे। नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन और दीगर के लिए अहलियत की राह हमवार के हवाले से हम तफसील से बात करेंगे। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशों के हवाले से हम बात करेंगे। इसके अलावा बढ़ती लोड शेडिंग ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया है। कौन कौन से इलाके सबसे ज्यादा इफेक्ट हैं, कहां पर कितनी देर की लोड शेडिंग जारी है और ये कब तक जारी रहेगी, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। IMF पर खास तौर पर हम बात करेंगे। IMF की एक और शर्त मान ली गई है। वो क्या शर्त मानी गई है और इस शर्त मानने के बाद हमारी मईशत पर क्या असरात पड़ेंगे और हमारा आम आदमी कितना इफेक्ट होगा, इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। इसके अलावा ईद उल अज़हा पर शिमाली इलाकों में जाने वाले सयाहों को वार्निंग जारी की गई है और PDMA ने जो सूरत हाल बताई है, सयाहों को जो वार्निंग जारी की है वो क्या है, इस हवाले से भी हम तफसील से बात करेंगे क्योंकि छुट्टियों में जो सयाहती मकामात हैं बहुत से सयाह उन इलाकों का रुख करते हैं, लेकिन एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, कौन कौन से इलाकों की तरफ नहीं जाना, कहाँ कहाँ पर वार्निंग जारी की गई है, इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में कल रात से जारी तूफानी बारिशों का जो सिलसिला जारी है उस पर बात करते हैं। आसमानी बिजली क़यामत सुगरा बनकर टूट पड़ी। मुख्तलिफ वाक़यात में 13 अफराद लुक़मा अजल बन गए। आपको बताएं कि शकरगढ़ में 6, पसरूर में 4, शेखुपुरा में 2 अफराद दम तोड़ गए और दुकी में 1 बच्चा जाँ बहक भी हुआ। इस्लामाबाद समेत कई शहरों में बादल बरसे और लाहौर में तो मूसलाधार बारिश के बायस 100 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप करने से बिजली की आंखों चोली भी जारी है। शेखुपुरा और जफरवाल में भी बारिश का सिलसिला जारी है। फिरोजवाला में गलियां, बाजार, नदी नालों का मंजर पेश करने लगी हैं, जबकि ज़ियारत, किल्लात, मुजफ्फराबाद में भी बादलों की इस वक्त झड़ी है। लाहौर की सूरत हाल क्या है, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त पंजाब में वेदर कंडीशन क्या है, इस पर एक तफसील से रिपोर्ट देखते हैं। पंजाब में बादलों की घन गरज से समा बदल गया। शेखुपुरा में मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। सड़कों पर पानी जमा हो गया, जबकि आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद दम तोड़ गए। शकरगढ़ के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश हुई। मोजा, रतनपुर, चांगूवाली और कानूगोई में आसमानी बिजली गिरने के वाकयात में 6 अफराद जाँ बहक हो गए। नारोवाल की तहसील जफरवाल में तेज बारिश के बाद सड़कें और गलियां तालाब बन गईं। 2 से 3 फीट तक पानी खड़ा हो गया। मोटरसाइकिल्स और गाड़ियां जवाब दे गईं। ननकाना साहिब में आंधी से मवेशी मंडी के शामियाने उखड़ गए। हाफिजाबाद और गुजरांवाला में स्याह बादल छा गए। आंधी से मामूलाती जिंदगी मुतासिर हुए। बलोचिस्तान के जिला कोहलू में बारिश से नदी नालों में तुगयानी आ गई, जबकि पानी घरों में दाखिल हो गया। जियारत में बारिश की झड़ी लग गई। मूसलाधार बारिश ने गर्मी की छुट्टी करा दी। कल्लात में वक्फे से बारिश हुई, जिससे दर्जे हरारत में नुमाया कमी आई। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में काली घटाएं बरसने से फजा निखर गई। लाहौर की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद लुकमान इस वक्त हमारे साथ हैं। मोहम्मद लुकमान, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। और सबसे पहले तो बताइए कि इस वक्त लाहौर की ओवरऑल सिचुएशन क्या है, क्योंकि खबरें ये आ रही हैं कि बहुत से इलाकों में तो 4-4 फुट पानी जमा है और केनाल रोड पर तो कुछ अंडरपासेस भी बंद हैं। इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कि ट्रैफिक की रवानी तो मुतासिर हुई ही है, लेकिन लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? मोहम्मद लुकमान, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मोहम्मद लुकमान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे हम तफसील जानेंगे कि लाहौर की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। लेकिन उससे पहले लोड शेडिंग के हवाले से भी
आपको हम अपडेट करें क्योंकि लोड शेडिंग का दौरानिया बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और लोड शेडिंग ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया है। लाहौर के शहरी गैर एलानिया बंदिश पर बिलबिला उठे हैं। कौन से इलाके में कितनी गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है और कितनी शेड्यूल्ड की जा रही है लोड शेडिंग, इस हवाले से हमें तफसील से आगाह करेंगे मिर्जा रमजान। लाहौर में बिजली की 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग मामूल बन गई। मुसलसल बंदिश से कारोबार ठप। परेशान हाल शहरी कहते हैं कि बिजली के बिल दुगने से भी ज्यादा अदा कर रहे हैं, लेकिन फकत रात का सुकून भी मुयस्सर नहीं। बिजली बहुत ज्यादा जा रही है, कारोबार है नहीं इतना, ये तो हुकूमत को करना चाहिए ना। क्यों बिजली जा रही है इतनी ज्यादा? गर्मी भी बहुत ज्यादा है। ये तकरीबन 24 घंटे में 3 घंटे आती है, ये 4 घंटे आती है। शहरी शिकवा कुना है कि क़यामत खेज गर्मी में कई घंटों की बिजली की बंदिश और पानी की अदम दस्तयाबी ने जीना भी दोबर कर दिया। नींद ही नहीं पूरी होती, काम करते वक्त रात को थके जाइदा ते बत्ती गई होती है। जेड़ी भी हुकूमत आंदी है गरीब दा कोई भी नहीं सोचती, जेड़ी सोचती अपना ही सोचती। शहरियों ने मुतालबा किया है कि गैर एलानिया लोड शेडिंग को फिलफौर खत्म किया जाए ताकि कारोबार मुतासिर ना हो। कैमरामैन आमिर भट्टी के साथ मिर्जा रमजान बेग, सुनो न्यूज़ लाहौर। आपने तफसीली रिपोर्ट देखी और आप देखिए कि लाहौर जैसे बड़े शहर में कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां सिर्फ 4-4 घंटे लाइट आती है और बाकी के घंटे लोड शेडिंग जारी है। तो गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है, कुछ इलाकों में एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि कोई पुरसाने हाल नहीं अवाम का, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि घरों में बैठे लोग इस शदीद गर्मी में जो सूरत हाल जिस सूरत हाल का सामना कर रहे हैं, इसके अलावा कारोबार लोगों का बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है, क्योंकि दोपहर में या शाम में गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा होती है कि कारोबारी हजरात, दुकानदार हजरात, एसी चलना तो दूर की बात, जहां पंखा भी ना चल रहा उनका क्या कारोबार होगा। ये एक ऐसी सूरत हाल है जिस पर गवर्नमेंट को, अवाम को एतमाद में लेना चाहिए कि इस लोड शेडिंग की वजूहात क्या हैं और अगर सिस्टम इस वक्त लैक कर रहा है तो सिस्टम में बिजली ना होने की वजूहात क्या है। खैर, इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। एक बार फिर चलते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद लुकमान की तरफ और लाहौर में जो बारिश का सिलसिला जारी है उस हवाले से अपडेट लेते हैं। मोहम्मद लुकमान, बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? कहा जा रहा है बहुत से इलाके इस वक्त लाहौर के डूब चुके हैं, 4-4 फुट तक पानी खड़ा है। मोहम्मद लुकमान, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल। मोहम्मद लुकमान, लाहौर की सूरत हाल क्या है, जरा अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, इसका लाहौर में मुसलसल बारिश जारी है। कल शाम 6 बजे से 6:30 के लगभग शुरू हुई और अभी तक इसका 4 स्पेल हो चुके हैं। इसका लक्ष्मी चौक जो है सबसे ज़्यादा जो मुतासर है, जहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ है, 241 मिलीमीटर बारिश वहाँ हो चुकी है। और शहर के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ 200 से ज़्यादा बारिश हो चुकी है। यानी मतलब ये है कि तकरीबन ये समझे कि 8 इंच बारिश हो चुकी है इन इलाकों में। 8 इंच एक ऐसे इलाका, ऐसा शहर, ऐसा मुल्क जिसमें आमतौर पर सेमी एरिड समझा जाता हो, वहाँ पे इतनी बारिश होना यकीनन बहुत बड़ी बात है। और वो भी सावन से पहले, हाड़ का महीना चल रहा है, सावन में इतनी बारिश होगी। अब सावन का तसव्वुर करें कि वहाँ क्या होगा। इस वक्त तो बहुत बुरी हालत है। अगर आप देखें, जैसे मेरा कैमरामैन ने भी दिखा रहा होगा कि इस वक्त जो ट्रैफिक सारी की सारी जो है बड़ी वो रुक के चल रही है। पानी है, स्मूथनेस नहीं है। वजह क्या है कि पानी है हर तरफ और यही कैफियत शहर के हर हिस्से में है। और जितने बड़े शहर हैं वहाँ पे सब में अर्बन फ्लडिंग इस वक्त हो चुकी है और आगे भी जो 30 जून तक बारिशों का सिलसिला जारी रहना है और यही कैफियत आगे भी रहेगी। जी अच्छा मोहम्मद लुकमान, बताइएगा रेस्क्यू की सूरत हाल क्या है? क्योंकि कोई ऐसी खबर कुछ इलाकों से, क्योंकि इस तरह के एक्सट्रीम वेदर जहाँ खासतौर पर पानी जमा हो जाए तो करंट लगने के वाकयात भी उसमें रिपोर्ट होते हैं, बहुत से एक्सीडेंट्स भी होते हैं। तो रेस्क्यू का अमला क्या इस वक्त स्टैंड बाय पर है? और दूसरी जानिब ट्रैफिक की रवानी को रवां दवा रखने के लिए इस वक्त क्या इंतजामात हैं शहर में? इस वक्त जो ट्रैफिक जहाँ तक है, तो ट्रैफिक के लिए एक खुद लोग ही चाहे इस वक्त अपने आप को रेगुलेट कर रहे हैं। ज़्यादातर मकामात पे अभी तक पुलिस नहीं है
और यही वजह है कि बहुत सारी जगहों पे ट्रैफिक के आपको जैम भी नज़र आ रहे हैं। स्लो ट्रैफिक है, ट्रैफिक बहुत स्लो है एज़ कम्पेयर टू जैसे आम दिनों में होती है उस तरह की ट्रैफिक नहीं। आज एक जैसे कह लें कि नॉर्मल डे नहीं है, एक अब नॉर्मल है सिचुएशन। तो उसमें यकीनन जहाँ जहाँ पुलिस की नफरी है वहाँ तो ठीक है, जहाँ नहीं है वहाँ पे मसाइल हैं और यकीनन बड़ी स्लो। और वास्ता का अमला नजर आ रहा है आपको सड़कों पर? रेस्क्यू का मामला, तो रेस्क्यू के अभी तक कोई ऐसा इलेक्ट्रोक्यूशन यानी करंट लगने का वाकया अभी रिपोर्ट नहीं हुआ। और लेकिन ये जो दीवारें गिरने और इस तरह की चीज़ें हुई है, लेकिन ज़्यादातर जो लाहौर में लोग अभी तक ज़ख्मी होने के जो रिपोर्ट्स नहीं हैं। बाकी शहरों में यकीनन बहुत सारा हो चुका है, जैसे लाइटनिंग कई शहरों इलाकों में हुई है, 11 बंदे जो मर चुके हैं पंजाब भर में। मोहम्मद रुकमान, बहुत शुक्रिया, आपसे मजीद भी हम आएंगे। और लाहौर की सूरत हाल के हवाले से हमारे नुमाइंदे जिस तरह में अपडेट कर रहे थे कि लाहौर की सड़कों पर अभी पानी जमा है और बारिश का सिलसिला भी जारी है, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है और कई शहरों में, कई इलाकों में लाहौर के इस वक्त फीडर्स भी ट्रिप है। और पंजाब की ओवरऑल सिचुएशन के हवाले से भी आपको हमने बताया कि कौन कौन से इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है, फीडर स्ट्रिप है और लोड शेडिंग का अजाब जो इस बारिश से पहले भी अवाम भुगत रही थी, अब उस लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ चुका है और कई इलाकों में अब भी बिजली बहाल नहीं हो पाई। इस हवाले से हम आगे चलकर मजीद भी आपको अपडेट रखेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं और कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल मंजूर कर लिया गया है। इसाक डार ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल में मजीद तरामीम पेश की हैं। इस हवाले से हम आपके साथ इस सूरत हाल को तफसील से डिस्कस करेंगे। नाअहली की ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा 5 साल करने का बिल इत्तफाक़ राय से मंजूर किया गया है और बिल की मंजूरी से नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन और दीगर के लिए अहलियत की राह भी हमवार हो गई है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं। कंवर दिलशाद साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। कंवर दिलशाद साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर, इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के हवाले से कंवर दिलशाद साहब से हम तफसील से बात करेंगे, चूँकि इस वक्त सूरत हाल आपके सामने है कि नेट इश्यूज़ भी आ रहे हैं और DSNG फ्रीजिंग के मामलात भी इस वक्त चल रहे हैं एक्सट्रीम वेदर कंडीशन की वजह से। अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और इलेक्शन एक्ट 2017 पर तफसील से बात करेंगे। कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के हवाले से हम बात करेंगे। कंवर दिलशाद साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। कंवर दिलशाद साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर, गुड मॉर्निंग। सबसे पहला सवाल तो ये कि क्या इस तरमीम के बाद नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन और दीगर वो लोग जो नाअहल हुए थे, क्या उनके लिए अहलियत की राह हमवार हो गई है और मुस्तकबिल का सियासी मंजरनामा क्या देख रहे हैं आप? ज़ाहिर है कि इसको हमारी पार्लियामेंट ने एक इलेक्शन एक्ट का जो सेक्शन 217 के तहत जो हमारा इलेक्शन एक्ट है 217, उसका सेक्शन 57 में तरमीम कर दी। उसमें तरमीम करने के बाद ये हुआ कि अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान आज खुद आइंदा इंतखाबात की तारीख का मुतय्यन करेगा। और नंबर 2 उन्होंने जो बड़ी अहम तरमीम की है वो ये है कि सेक्शन 58 में कि अगर इलेक्शन कमीशन महसूस करे कि नागुज़ीर हालात पैदा हो चुके हैं और इलेक्शन जो है फ्री एंड फ्री कराने में, शफाफ कराने में दिक्कत पेश आ रही है या रुकावटें पेश हो रही है और आर्टिकल 218 के तहत इंतखाबात करवाने में बहुत अहम रुकावटें आ रही हैं, तो वो तारीख का तो ये दोबारा भी कर सकता है। ये 2 बड़ी अहम तरमीमें आई है। एक बात जो आपने फरमाया, ये जो सर असल बात यह है कि उस वक्त की जो हुकूमत थी या उस वक्त की चीफ जस्टिस थे, उन्होंने आर्टिकल 62(1)(f) की इंटरप्रिटेशन अपनी मर्जी से की है। हमारा जो आर्टिकल 62(1)(f) में ताहयात की नाअहली का जिक्र नहीं है, सिर्फ ये लिखा है उसके अंदर आर्टिकल 62(1)(f) में कि उसको एक इंतहाई सादिक अमीन होना चाहिए। बस सादिक अमीन तक महदूद है। अब उसने सादिक अमीन की आड़ में उन्होंने फैसले करने शुरू कर दिए। किसी को 5 साल की नाहल करार दे दिया, यूसुफ अकलानी को 5 साल की नाहल करार दिया गया। इसी तरह वो तलाल चौधरी, जो दानियाल अजीज, नियाल हाशमी को 5 साल के लिए नाहल करार दे दिया गया। लेकिन नवाज शरीफ का जो मसला आया तो उनको ताहयात नाहल करार दे दिया और एक खास मनसूबे के तहत, सोचे समझे स्कीम के तहत उन्होंने जहांगीर तरीन को भी नाहल करार दे दिया। हालांकि जहांगीर तरीन का केस तो बड़ा साफ शफाफ था, उसमें तो कोई हक़ायक़ नहीं छुपाए थे उन्होंने, लेकिन उनको भी नाहल करार दे दिया। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे,
उन्होंने आज खुद अपनी मर्जी से उन्होंने एक इंटरप्रिटेशन करके उनको नाहिल करार दिया ताहयात, जो कि एक आईनी तौर पर दुरुस्त नहीं था। एक सबसे बड़ी अहम बात यह है जो हमारे सियासतदानों को और बकवा को समझ नहीं आ रही बात, कि आइन का जो आर्टिकल 226 है उसमें ये लिखा हुआ है कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नोटिफिकेशन कर दे कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और तमाम जो है तमाम इलेक्शन के ट्रिब्यूनल को छोड़कर, कोई भी उनके खिलाफ किसी सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता। अभी जब ये नवाज शरीफ को 3 साल के बाद नाइल करार दे दिया तो आर्टिकल 226 की खिलाफ वर्जी क्यों? उसमें लिखा हुआ है कि आप किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। जब कौमी असम्बली का इजलास हो जाए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का नोटिफिकेशन जारी हो जाए तो फिर किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता उस इलेक्शन को, और ना सिवाय उसके जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में केस जेर समाअत है। उस वक्त में किसी वकील ने बहस नहीं की, जनाब आपके पास तो इख्तियार ही नहीं है। अब लेकिन बहरहाल अब बड़ा अच्छा फैसला हो गया। 5 साल की सजा बड़ी बहुत अहम होती है सियासतदानों के लिए। 5 साल भी 1 साल भी बड़ी अहमियत का हामिल होता है जी। अब वो 5 साल की नाइल करार दे देंगे तो ठीक है, बड़ा सही फैसला कर दिया हमारी इलेक्शन एक्ट के तहत। अब नवाज शरीफ साहब उसके तहत जो आर्टिकल 184(3) में तरमीम हो गई है कि उसके खिलाफ अपील की जा सकती है, जो हमारा जो प्रोसीजरल एक्ट बना है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, तो उसमें नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन जो है वो अपील दायर कर सकते हैं। पहले अपील दायर करने की गुंजाइश नहीं थी। अब जो अपील दायर करेंगे तो जाहिर है कि लिख दिया कि आप 5 साल से ज्यादा सजा किसी को नहीं दे सकते, नाहिल करार नहीं दे सकते। तो ये दोनों हजरात जो हैं नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन को फायदा सियासी तौर पर पहुंच जाएगा और वो आइंदा इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए कोई रुकावट नहीं होगी। पार्टी के सरबराह दोबारा बन जाएंगे, सदर भी बन सकते हैं, चेयरमैन भी बन सकते हैं। अब तो नवाज शरीफ साहब सरपरस्ती आला ही है ना, एक अलामती होगा उनके पास। वैसे तो इख्तियारात उनके हाथ में है सियासी तौर पर, लेकिन जहांगीर तरीन साहब जो अपनी नई जो पार्टी बनाई है तो उसके वो सदर चेयरमैन बन सकते हैं। तो एक अच्छा फैसला है जमहूरी मुल्कों के हिसाब से देखा जाए, और जो माजी के जो फैसले थे वो दुरुस्त नहीं थे। माजी के जो चीफ जस्टिस साहब ने जो फैसला किया वो दुरुस्त नहीं था। अब उन्होंने सही तरीके से अच्छा कंवरदिल साहब ठीक है, आपका कि ये कमेंट है कि ये बहुत अच्छा फैसला है, और जहां हम कुछ लोगों की नाअहलियत की बात कर रहे हैं और आपने जिस तरह फरमाया कि सियासी फायदा हुआ कुछ लोगों को, नई पार्टी जो बनी है उसको भी, जहांगीर तरीन हो, नवाज शरीफ हो या दीगर लोग हों। अच्छा, जहां इन पॉलिटिशियंस को फायदा हुआ वहीं इलेक्शन कमीशन को कितना फायदा हुआ सर? ये फायदे का लफ्ज मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि इंडिपेंडेंसी बढ़ गई इलेक्शन कमीशन की, इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में मजीद इजाफा हो गया। तो इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? और ख़ास तौर पर जो इंतखाबात को शफाफ कहा जाता था कि नहीं हो पाते या गैर या मुतनाज़े हो जाते हैं, तो शफाफियत और गैर मुतनाज़े तो नहीं होंगे आने वाले इलेक्शंस को, धांधली का वावेला तो नहीं मचाया जाएगा आने वाले दिनों में? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अदलिया से आज़ाद हो गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जब भी फैसले करता था, किसी को कोड ऑफ कंडक्ट के तहत किसी को उन्होंने मुअत्तल किया, नाइल करार दिया या सजा दी, तो हमारी हाई कोर्ट जो थी वो रातों रात उनके इलेक्शन कमीशन को पाकिस्तान के फैसले को कलअदम कराते थे। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जिसके भी अपने नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट करती थी तो हमारी हाई कोर्ट उसको बहाल कर देती थी। तो इलेक्शन कमीशन तो यरगबाल था ना हमारी हाई कोर्ट्स के हाथों, यरगबाल बना हुआ था। जो फैसले करते थे हाई कोर्ट उसको फैसले को कलअदम करा देती थी। अब एक सबसे बड़ी अहम बात ये हुई जिस पर यह सारा फैसला हुआ है, ये हमारे इसका क्रेडिट जाता है हमारे मौजूदा चीफ इलेक्शन कमीशन को। इससे पहले जजों में तो करंट होता ही नहीं था, वो तो इस तरह ध्यान नहीं देते थे। तो इनको अब जब ये डस्का का जो इलेक्शन हुआ, इससे पूरा तारीख बदल गई। इलेक्शन की तारीख इसलिए बदल गई कि जब उन्होंने इलेक्शन कमीशन हाथ डाला 22 प्रिजाइडिंग ऑफिसरों पर, डिप्टी कमिश्नर पर, DIG पर, RO पे और इसके बाद SPO पर, जब उनको हाथ डाल दिया, उनके खिलाफ चार्जशीट कर दिया गया, तो आप हैरान होंगे कि जनाब हमारी लाहौर हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया कि जनाब इलेक्शन कमीशन किसी को सजा देने का रवादार नहीं है और कोई चार्जशीट दायर नहीं कर सकता, किसी के खिलाफ इंक्वायरी नहीं कर सकता। तो हमारी लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले से इलेक्शन कमीशन बेबस होकर रह गया। इसलिए अब आइंदा इंतखाबात में जिसकी लाठी उसके बयान जहाँ पुलिस स्टेशन में कब्जा कर लें, इलेक्शन कमीशन तो कुछ कर ही नहीं सकता था। उस पर इलेक्शन कमीशन ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी लेटर लिखा, उनको भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि आपने तो हमें जरमाल ना लिया, आप खुद ही इलेक्शन के डेटे मुकर्रर करते हैं, खुद ही शेड्यूल जारी कर देते हैं, तो हमारे पास क्या ताकत रह गई है। इसी तरह उन्होंने चेयरमैन सेनेट को लिखा, स्पीकर कौमी असम्बली को लिखा, प्राइम मिनिस्टर साहब को लिखा। उसका असर ये हुआ
कि हमारी पार्लियामेंट हरकत में आ गई और उन्होंने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तमाम मारूजात को एक्सेप्ट कर लिया। पहली बात यह है कि जनाब हमारी सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से हमारा बड़ा मोदबाना गुजारिश है कि जब इलेक्शन कमीशन ने एक स्टेट इंस्टीट्यूशन यानी आर्मी के कहने पर, आर्मी के डायरेक्टर जनरल ऑपरेशन के कहने पर उन्होंने कहा जी इलेक्शन हम नहीं करवा सकते 30 अप्रैल को, तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने 22 मार्च को इलेक्शन का डेट मुकर्रर कर दी 8 अक्टूबर। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को तमाम सीक्रेट डॉक्यूमेंट दिए गए जो हमारे स्टेट इंस्टीट्यूशन ने दिए थे कि जनाब हालात ठीक नहीं है, हमारे पास सिक्योरिटी का अरेंजमेंट नहीं हो सकता। तो जनाब लेकिन हमारे चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने का फैसला इलेक्शन कमीशन का 4 अप्रैल को मुस्तरद कर दिया और कहा जी 14 मई को इंतखाबात हर सूरत में करवाएं वरना संगीन नताइज भुगतने तैयार हो जाए। जनाब संगीन नताइज का भुगतने 14 मई भी गुजर गई, 14 जून भी गुजर गई और जब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने नजर सानी की दरखास्त में सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर दिया कि जी आपके पास तो इख्तियारात ही नहीं है, आपने किस कानून आइन के तहत इलेक्शन की डेट मुकर्रर कर दी, तो फिर वो खत्म हो गया। अभी तक वो तारीख समात में जारी है और अभी तो कोई एक्शन खत्म हो गया। तो अब वो ना अगर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करती तो 8 अक्टूबर को तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इंतखाबात करवाने थे, लेकिन अब बहरहाल 12 अगस्त को असम्बलियां डिसॉल्व हो जाएंगी और तो 15 अगस्त को सुबह सिंध और बलूचिस्तान की असम्बली डिसॉल्व हो जाएगी, तो 90 दिन में इंतखाबात हो जाएंगे। तो हमारे अंदाजे के मुताबिक नवंबर के पहले हफ्ते में इंतखाबात मुतवक्को हैं अगर हालात ठीक रहे माशी तौर पर भी, माशी प्लान के तहत भी। तो अब नया एक्ट के तहत इख्तियारात भी मिल गए हैं कि वो डेट आगे पीछे कर सकता है इलेक्शन पाकिस्तान। तो लेकिन बहरहाल नजर यही आ रहा है, तो वो तवक्को की जा रही है कि इलेक्शन नवंबर के पहले दूसरे हफ्ते हो जाएंगे। सही। अच्छा कंवर दिलशाद साहब, आपने इस पर जो है बड़ा अच्छा तज्जिया भी साथ ही कर दिया कि अगर हालात साजगार हुए तो नवंबर में इंतखाबात की राह हमवार हो सकती है। सर एक सवाल मैं आपसे ज़रूर करना चाहूँगा, अगर हम पिछले 1 साल में PDM की हुकूमत का अगर जायज़ा लें तो नैब तरामीम हुई, इलेक्शन कमीशन तरामीम अभी रिसेंटली जिस पर हम बात कर रहे हैं, फिर अदालती तरामीम हुई कुछ, और नो डाउट हमारी जो कौमी असम्बली है, जो सेनेट है, वो सुप्रीम इदारा है इस मुल्क का और उसी में लेजिस्लेशंस होनी चाहिए। और पिछले कुछ अरसे से हमने देखा भी कि लेजिस्लेशंस का ये अमल रुका हुआ था। साबिका हुकूमत में लेजिस्लेशंस जो हैं वो नहीं हो पाती थी और डायरेक्टली सदर से ऑर्डर आते थे और कुछ अरसे बाद चुके वो रोल बैक हो जाते हैं। लेकिन अब ये जो तरामीम है ये कानून का हिस्सा बन रही हैं। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में इन तरामीम से या इन फैसलों से कोई एक मखसूस तबका तो फायदा नहीं उठा जाएगा और इन तरामीम पर भी कल को ये लोग फिर ये वावेला तो नहीं मचाएंगे कि नहीं ये फैसले तो गलत हो गए, अब दोबारा से नए फैसले करने की जरूरत है? नहीं, बात दुरुस्त हो गई। बात यह है कि अब जब आइंदा जब इंतखाबात होंगे तो उस पर इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियारात मिल गए हैं कि वो डायरेक्ट एक्शन लेने का मजाज हो जाएगा। लेकिन मैं जो साबकी हुकूमत की बात की तरफ आपने इशारा दिया है, तो साबका ठीक है, तमाम हुकूमतें हमारे लिए काबिल एहतराम होती हैं, वो साबित हो जाए, मौजूदा हो जाए, लेकिन फैसले जो है उस पर हम अपनी राय दे सकते हैं। अब ये हुआ है कि मैंने पूछा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के चेयरमैन साहब से, बहुत कॉम्पिटेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, कि जनाब ये फैसले इतने नहीं हो रहे, इलेक्शन तो हमें इलेक्शन का केस नहीं आ रहा, कोशा खान का केस नहीं आ रहा, फॉर्म फंडिंग केस नहीं आ रहा, फॉर्म फंडिंग केस में जब्त नहीं किया जा रहा। कहते भाई हम क्या करें, फैसले इधर हम फैसले करेंगे तो रात को अदालतें खुल जाएंगी और हमारे फैसले को कादम करार दे दिया जाएगा। वो इतनी मायूसी हो रही थी। ये हमारी अदालत, जनाब इलेक्शन कमीशन जैसा इदारा जिसके इख्तियारात जो है हाई कोर्ट के बराबर हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज के बराबर हैं, तो वो मायूसी का इज़हार कर रहे थे। जरा इधर हम फैसला करेंगे, इधर अदालतें रात को 2 बजे खुल के हमारे फैसले को कदम करार दे देंगे। तो ये अब इनसे खत्म हो गया मामला, ये तौसर खत्म हो गया और इसको क्रेडिट जाता है हमारी पार्लियामेंट को। उन पार्लियामेंट ने तमाम इदारों को ये बताया गया कि आप अपने डोमेन में रहें, किसी के मामले में जो है मुदाखलत ना करें। इसका सारा क्रेडिट हमारी पार्लियामेंट को जाता है कि उन्होंने जिस अंदाज से तकरीरें की हैं, जिस अंदाज से करारदादें पेश की हैं, उससे सुप्रीम कोर्ट को भी, अदालिया को भी एहसास हो गया कि ये हमारे फैसले जो है वो पार्लियामेंट में भी गूंज रहे हैं और वहाँ भी तनकीद का निशाना बढ़ रहे हैं। तो वो भी बड़े मुताद है। लेकिन एक मैं अर्ज करूँ, हमारे जज बहुत काबिल लोग हैं, मैं तमाम बेशतर जजों को मैं जानता हूँ, लेकिन मजबूरन मुझे समझ नहीं आ रही थी वो कैसे फैसले कर रहे थे। अब कासिम सूरी साहब का आज बड़ा कॉलम पढ़े आप, कासिम सूरी साहब का 4 साल से वो स्टे पे बैठा हुआ है।
इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने ये फैसला दिया कि नादरा की रिपोर्ट के मुताबिक 55,000 वोट जाली थे, आप पाँव के अंगूठे नहीं लगाए गए। मैं मजाक किया कासिम सूरी साहब ने अपने हल्के में जो इंतखाब लड़ा था जुलाई 2018 में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टे दे दिया और आज तक स्टे एक समात नहीं हुई जी। लेकिन अब बाकी फैसलों में तो रातों रात अदालतें खुल जाती हैं, फैसले होते हैं, लेकिन कासिम सूरी का फैसला आज तक नहीं आया। तो ये हमारे लिए सवालिया निशान है सर पाकिस्तान से कि जनाब इतना बड़ा फैसला। सर मुझे ये बताएं जी कंवर दिलशाद साहब, जिस तरह आज आप भी जिसे कमेंट कर रहे हैं अदलिया पर और अदलिया के फैसलों पर, क्या कल को इसी तरह मुखालफत या तनकीद नहीं हो रही होगी इलेक्शन कमीशन के फैसलों पर? तो तनकीद करना हक है। मैं तो जनाब मैं गुजारिश करूँ आपसे, जितने किसी इदारे पर तनकीद की जाएगी इतना इदारा मजबूत हो जाएगा और वो इदारा जो है अपने एहतसाब के अमल से गुजरेगा। उनको ये महसूस होगा कि हमारा मीडिया बहुत ताकतवर है। पाकिस्तान की सालमियत की हिफाजत के लिए सबसे बड़ा अहम किरदार हमारा मीडिया अदा कर रहा है। मीडिया दिन रात जाग रहा है, तो जब मीडिया का तनकीद करेगा तो उस पर नजर आ जाएगी, जब हम गलतियां करेंगे तो खुद एहतसाबी अमल जो है मीडिया के जरिए दूर हो जाएगी। अब इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात करवाएगा तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि मीडिया के सामने किसी किस्म की गड़बड़ हो जाए, जानरी हो जाए, बेजाबतियां हो जाए। पूरा मीडिया जाग रहा है। इन हालात को देखते हुए आप एतमाद करें, इलेक्शन कमीशन पे एतमाद करें, इदारे पे एतमाद करें। अब अदलिया भी इलेक्शन कमीशन के साथ खड़ी हो जाएगी और उनके फैसलों को भी उन्होंने कदम कराने देंगे, बल्कि फैसलों की तोसी कर देंगे। इन हालात को देखते हुए सबसे बड़ी हमारी बात मैं आपके उसाते से कहूँगा कि जनाब हमारे जो पार्लियामेंट बोर्ड है वो अपने थोड़ी तरमीम कर लें। वो तरमीम ये कर लें कि इंडिया से लेकर तमाम जितने जो एशियन कंट्रीज हैं उसमें जो टिकट दिया जाता है वो यूनियन कौंसिल की सतह की सिफारिशात पे दिया जाता है। पार्टी का हेड टिकट देने का मिजाज नहीं है। इंडिया की इलेक्टोरल सिस्टम में शामिल है। सही, कि वो सही। पार्टी यूनियन कौंसिल, तहसील कौंसिल, जिला कौंसिल, वहां से सिफारिशात आती है, सब वो पार्टी का लीडर उसको टिकट अदा करता है और अवार्ड करता है। यहाँ रातों रात फैसले नहीं होते, बिल्कुल रातों रात नोटों की बोरियां भर के नहीं दी जाती। वहां जनाब यूनियन काउंसिल का चेयरमैन दस्तखत करेगा तो टिकट मिलेगा। सही, तो यहाँ इस सिस्टम को ले आए, वो नहीं लाएंगे उस सिस्टम को, बिल्कुल उनकी मफादात को टकराव हो जाएगा, वो नहीं लाएंगे। बिल्कुल सही। ये हम बार बार लिख रहे हैं, मैंने एज ए चेयरमैन इलेक्टोरल रिफॉर्म कमीशन बार बार हमने रिक्वेस्ट की कि जनाब ये तरमीम कर लें, वो तरमीम नहीं की उन्होंने। ठीक, ये भी थे अपनी भी गलतियां माने ना, हमारी जो सियासत माते जो है अपनी भी गलतियां माने ना। आप इंडिया की मिसाल देखें, ठीक है, आपने बात की, आप बिजली की बात की, मैं अर्ज करूं इंडिया में लोड शेडिंग नहीं होती और इसकी वजह से पूरा एक्सपोर्ट हो रही है। हमारे मुल्क में लोड शेडिंग खत्म कर दे, गैस सप्लाई कर दे, आपकी एक्सपोर्ट हो जाएगी। 5 साल में आप सारे कर्जे उतर जाएंगे पाकिस्तान। तो कोई कुछ ना करे आप काम, बेशक सिर्फ 2 इदारों की बिजली और गैस बहाल कर दे, आपके 5 साल में तमाम कर्जे जो है वो अदा हो जाएंगे। बस 2 काम कर दें और कोई काम करने की जरूरत नहीं। लेकिन बालों वो नहीं करेंगे, उनके अपने मफादात हैं या अपनी मजबूरियां कोई नहीं है, बस कोताहियां होती हैं या कोई मफादात हैं। ये सारे आपने बहुत अच्छी कही थी जो आपने जो बारिश के पानी का हवाला दिया। लेकिन एक बड़ी अहम बात है कि जिस तरह चीफ इलेक्शन में, ठीक है मैं मौजूदा टिकट सिस्टम में वजारत कानून पार्लियामानी अमूर मेरे पास है, मैं बिल्कुल किसी तरह से हकीकत बयान कर रहा हूँ कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब जो है मोहसिन नकवी साहब, रात दिन जो है उन्होंने सारे अपनी काबीना के मेंबरान को हुक्म दिया हुआ है कि तमाम इदारों में जाएं, चेक करें, मॉनिटरिंग करें। तमाम मिनिस्टर जो हैं वो, मैं खुद 18 जिलों की मॉनिटरिंग करने निकला हुआ हूँ, तो सारी चीजों को मामला हम देख रहे हैं, कर रहे हैं, ताकि ब्यूरोक्रेसी जो है वो बेलगाम ना हो जाए। बिल्कुल सही, ये काम बिल्कुल सही। तनकीद करें आप, तनकीद करने से हम मजबूत हो जाएंगे, हमारी गलतियां सामने आ जाएंगी। बिल्कुल सही। कंवर दिलशाद साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि तनकीद बराए इस्लाह का जो मामला है ये तो चलता रहना चाहिए और ये जमहूरियत का हुस्न भी है, लेकिन तनकीद बराए तनकीद का जो अमल है बहुत सी गलत फहमियों को भी जन्म देता है और लड़ाई झगड़ा और फसादात और इस तरह की सूरत हाल भी पैदा हो जाती है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है जनाब कि जमहूरियत में हमारे इदारे जितने मजबूत होंगे उतनी ही हमारी जमहूरियत मजबूत होगी और हमें हमारे इदारों पर एतमाद करना होगा। हम माजी में देखें कि हर इदारे को तनकीद का निशाना बनाया गया, जिस तरह हमने कंवर दिलशाद साहब जिस तरह बात कर रहे थे कि अदलिया को तनकीद का निशाना बनाया गया, उनके फैसलों पर एतराज़ात किए गए, उसके अलावा इलेक्शन कमीशन हो या और दूसरे इदारे हों, सब तनकीद की लपेट में आते हैं और उनके फैसलों पर जो तनकीद की जाती है
या उन गलत फैसलों पर जिस तरह हमारे पॉलिटिशियंस खेलते हैं। सॉरी फॉर माय वर्ड्स, लेकिन ये सच है। माजी में आप देखिए कि इसी तरह इदारों को मजाक बनाया गया, लेकिन ये भी एक अच्छी बात है कि अब इदारों को मजबूत किया जा रहा है, और ये इदारे जितने मजबूत होंगे उतनी ही हमारी जमहूरियत मजबूत होगी। आगे बढ़ते हैं जनाब, और जिस तरह हम इससे पहले मौसम की सूरत हाल पर बात कर रहे थे और लाहौर की ओवरऑल सूरत हाल के हवाले से हमने आपको अपडेट किया, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मवेशी मंडियों की इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्योंकि ईद सर पर है और मवेशी मंडियों में ख़रीदारों का रश है। लेकिन इस बारिश के बाद की सूरत हाल क्या है, ये जानते हैं हमारे नुमाइंदगान इस वक्त हमारे साथ हैं। कराची और लाहौर की सूरत हाल हम जानेंगे। सबसे पहले कराची चलते हैं, आसिफ अली सैयद हमारे साथ हैं। आसिफ, बताइएगा कराची की मंडी की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, तीसरा रोज़ होगा आज के बाद जब ईद उल अज़हा होगी, और बहुत कम वक्त रह गया है। मुकाबला बहुत सख्त है और बहुत रश बढ़ चुका है मवेशी मंडियों में। अब ये सुबह का टाइम है, इस वक्त तो इतना रश नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ख़रीदार तो मौजूद हैं। और हमने रात में देखा था कि बेइंतहा रश था, तमाम सड़कें जो हैं ट्रैफिक जैम थे। जो मरकज़ी मवेशी मंडी है नॉर्दर्न बाईपास पर तो बिल्कुल ट्रैफिक जाम था, और 3-4 घंटे से ज़्यादा जो है गाड़ियाँ वहाँ फंसी रही थी, क्योंकि आवाम जो है बहुत बड़ी तादाद में ख़रीदारी करने के लिए निकली हुई है। इस वक्त हम नॉर्थ नाज़िबाद में मौजूद हैं। एक ग्राउंड है यहाँ पर बड़ा, यहाँ पे भी काफ़ी बड़ी एक मवेशी मंडी लगाई गई है, और यहाँ पर भी बहुत खूबसूरत कुर्बानी के जानवर और बकरे यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपको बकरे नज़र आ रहे होंगे, बहुत खूबसूरत हैं यहाँ पर। तो ख़रीदारी में तेज़ी है, लोग भाव ताव कर रहे हैं और अपनी पसंद के जानवर ख़रीद के ले जा रहे हैं सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए। इसके अलावा आपको मंडियों की सूरत हाल बताएं तो जानवर जो है अब इस वक्त तक आ रहे हैं, और ईद उल अज़हा के दिन तक आते रहते हैं मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से। और ख़ास तौर पर जो मवेशी मंडी नॉर्दर्न बाईपास की है, वहाँ की इंतजामिया का ये दावा है कि वो 5.5 लाख से ज़्यादा जानवर वहाँ पर आ चुके हैं, और 3 लाख से क्विकली बताइएगा आसिफ अली सैयद हो चुके हैं। आसिफ अली सैयद, क्विकली बताइएगा कि कीमतों की क्या सूरत हाल है? जो खरीदार हैं, क्या उनका ये तो नहीं कहना कि कीमतें ज़्यादा हैं? जो कीमतों की सूरत हाल तो तकरीबन सब जगह एक ही जैसी है, क्योंकि व्यापारी मांगते तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इस वक्त उनको भी अपना माल फ़रोख्त करने की जल्दी होती है। तो वो भाव ताव जब होता है तो वो भी बस देने वाली करते हैं, और जो मुनासिब उनको लगता है उसमें वो दे के वो भी अपना जानवर फ़रोख्त कर देते हैं, और लोग भी जो है उनको भी मुनासिब पैसों में मिल रहा है जानवर। और जो शुरू में जो कीमतें थी लाखों रुपए, वो अब इस हिसाब से नहीं है कीमत। सही भाव ताव का अमल जारी है, और यही अच्छी बात है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुन्नत इब्राहिमी अदा कर सकें। और क्योंकि हम जिस तरह पिछले हफ्ते ये खबरें आ रही थी कि जानवरों की ख़रीदारी इस वक्त जो है वो नामुमकिन आवाम के लिए नज़र आ रही है, कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। इस्लामाबाद का रुख करते हैं, सरदार अवैस आपकी तरफ आएंगे। मैं कौन सी मंडी में आप मौजूद हैं और क्या सूरत हाल है? जी, इस वक्त मैं शहर इक़्तिदार की I-15 में जो मंडी लगी हुई है मवेशी मंडी, वहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर भी जो है तरह तरह के जानवर मौजूद हैं, उनके नाज नखरे भी उठाए जा रहे हैं। गो के उनकी खूबसूरती, उनके नाज नखरे देखकर जो ख़रीदार हैं वो रुक तो जाते हैं, लेकिन जब वो कीमत पूछते हैं तो उनके कानों से धुएँ निकल जाते हैं। कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। तो जहाँ पर जो व्यापारी हैं उनका ये कहना है कि इनके चारे पर और बाकी जो अखराजात हैं मंडी के, फिर गांव से इस्लामाबाद लाना, अखराजात इतने हैं कि कीमतें बमुश्किल इस हद तक पहुंच चुकी हैं। यहाँ पर कुछ जानवर मौजूद हैं और यहाँ पर जो व्यापारी हुए मौजूद हैं उनसे बात करेंगे। बताइएगा जी कि इस दफ़ा ख़रीदार जो हैं वो उनकी तादाद में कितनी कमी आई है? अब तक आपने कितने जानवर लाए, कहाँ से जानवर लेकर? जी, हम आए हैं चिचादनी से और हम 32 बैल लेके आए हैं। अब तक 6 बैल हमने फ़रोख्त किए हैं, जो कि ख़रीदारी में बहुत कमी है। इसकी वजह है महंगाई। हमारे ऊपर भी जो बहुत ज़्यादा महंगाई है, अखराजात ज़्यादा हैं। इसके चारे पे, इसकी खुराक पे, गंदम बहुत महंगी है, ठीक है, इसका वंडा, खाल, घी वगैरह बहुत महंगा है। इसके लिए इसकी कीमतें जो है बहुत ज़्यादा है, और ख़रीदार कहता है भी मुझे पिछली कीमतों पे मिल जाए। और हम पिछली दफ़ा हम 40 हज़ार रुपये में किराया लगा कर आए थे उधर से, अब 90 हज़ार रुपया गाड़ी का किराया है। जी, इनका ये कहना है कि अखराजात ज़्यादा हैं जिससे कीमतें भी बढ़ रही हैं। ये जो बैल है इसका नाम रखा गया है बलू बलग्राम, और इसकी जो कीमत है वो 3,60,000 रुपया बताई जा रही है इस बैल की। इसी तरह ये जो मेरे साइड पे ये शहजादा बैल है, इसकी कीमत भी 3 लाख से ऊपर जो है वो बताई जा रही है।
ये खूबसूरत सजाया भी गया है। गो के जहाँ पर ख़रीदार इस दफ़ा जो है वो पहले की निस्बत कम है और व्यापारी जो हैं वो अपने अपने जानवर मुख्तलिफ इलाकों से लेकर यहाँ पर ज़्यादा तादाद में आए हुए हैं। जानवरों की कमी नहीं है लेकिन ख़रीदार कम है, कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। अब देखना ये कि ईद तो कम है लेकिन अब कीमतें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नीचे आएंगी, चूँकि ईद में जो है वो दिन कम रह रहे हैं और लोगों को जानवर भी खरीद रहे हैं। बिल्कुल सही। सरदार अवैस, बहुत शुक्रिया, आपने इस्लामाबाद से हमें अपडेट किया। आसिफ अली सैयद, आपने कराची से अपडेट किया, बहुत शुक्रिया। जहाँ एक तरफ खरीदारों का ये कहना है कि कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, वहीं व्यापारी भी परेशान हैं कि खरीदार मंडियों का रुख क्यों नहीं कर रहे। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले 2 दिनों में ये भाव ताव का अमल जारी रहेगा और सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी को लोगों के लिए आसान होगी इस महंगाई के दौर में। अभी एक ब्रेक लेते हैं जनाब, आप 10 बजे की हेडलाइंस देखिए, उसके बाद आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। लाहौर की मवेशी मंडियों का रुख करते हैं और हमारे नुमाइंदे मोहम्मद लुकमान इस वक्त हमारे साथ हैं, क्योंकि शदीद बारिश के बाद जहां लाहौर की सड़कें इस वक्त तालाब का मंजर पेश कर रही हैं, वहीं लाहौर में लगने वाली 10 मवेशी मंडियों की क्या सूरत हाल है, उस हवाले से भी हम तफसील से बात करते हैं और अपडेट लेते हैं। मोहम्मद लुकमान के पास चलते हैं। लुकमान, बताइएगा कौन सी मंडी में आप मौजूद हैं और क्या सूरत हाल है? जिसको मैं शाहपुर कांजरा की मंडी में मौजूद हूँ, जो कि पंजाब की सबसे बड़ी मवेशी मंडी है। यहाँ पे हर साल लाखों जानवर बिकता है, लेकिन इसको सूरत हाल यहाँ पे ये है कि यहाँ पानी है, बिल्कुल कीचड़ है। यकीन उसकी वजह से जो लोगों का आने जाने में मुश्किलात हैं, आज लोग भी कम मौजूद है। इसके बावजूद भी कि अभी सिर्फ 2 रोज़ बाकी हैं ईद में, लेकिन उससे पहले जो एक रवायती गहमा गहमी होती है, जो एक तिजारत होती है, वो नज़र नहीं आ रही। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि रेट में कोई कमी नहीं आई। अच्छा। रेट वही का वही है, बकरे का रेट हो, ऊँट का रेट हो, गाय का रेट हो, वो वही का वही है। बल्कि मेरी कुछ व्यापारियों से बात हुई तो कहने लगे कि हम घर जाना पसंद करेंगे बनिस्बत इसकी कीमत कम करने के। यानी लोगों में एक वो रिजिड जो एटीट्यूड है, इस दफ़ा वो चाहते हैं कि मैक्सिमम कमा के जाएं, चाहे बारिश हो, लोग आ ही जाएंगे, लेकिन वो दोबारा जो अपने घरों को ले जाएंगे, लेकिन सस्ता नहीं बेचेंगे। लेकिन मोहम्मद लुकमान, इस चीज़ का नुकसान होगा ना, व्यापारी अगर कीमतें कम करेंगे तो उनके जानवर ज़्यादा बिकेंगे, और चूंकि इस बार मंडियों में जानवर हैं भी ज़्यादा और महंगाई का ये आलम है कि लोगों की बाइंग पावर भी इस वक्त बहुत कम है, तो क्या उम्मीद है कि आने वाले 2 दिनों में ईद से पहले मंडी में कीमतें थोड़ी नीचे आएंगी? आमतौर पे जो मंडी में कीमतें नीचे आती हैं वो 9 ज़िल-हज को होती हैं, शाम को, जब उनको एहसास हो जाता है कि अब कोई आने वाला नहीं है, तो थोड़ी सी कीमतें कम हो जाती है। समटाइम लोग क्या करते हैं, क्योंकि 3 दिन की ईद होती है, तो वो 10th ज़िल-हज को या 11th ज़िल-हज को वो ख़रीदारी कर लेते हैं, तो इस तरह थोड़ा सा एक कुशन मिल जाता है ग्राहक को भी और जो व्यापारी को भी। लेकिन अभी जो कि व्यापारी के ज़हन में है कि 48 घंटे बाकी हैं, जितना कमाना है कमा लो। उस सूरत हाल में भी जैसे एक बकरा है, वो अभी भी 50-60 से कम यहाँ दस्तयाब नहीं है, और जो वो 2-2.5 लाख से कम यहाँ पे अच्छे वाला बैल जो थोड़ा सा माकूल तो नज़र आता है, जो जिसे आप कहें कि चलो बैल की ज़िबा की है नज़र आए, वो उतनी कीमत है। और ज़्यादा से ज़्यादा कीमत तो 25-30 लाख तक भी है। तो वो जो एक तासर होता है ना, जो एक दुनिया भर में कारोबार का एक तरीकाकार होता है कि यूनिट ज़्यादा हो जाए, प्रॉफिट कम हो जाए, वो बराबर हो जाता है। यहाँ पे वो चीज़ ना दुकानों पे नज़र आती है, ना जानवरों के व्यापारियों में नज़र आती है। सोच वही है कि एक ही बंदे से सारा कमा के ले जाएं, और यही वजह है कि यहाँ पे आज जो है इतनी बारिश के बावजूद भी, जबकि ग्राहक भी कम है, लेकिन मंडी ठंडी नहीं हुई। सही। अच्छा, ये तो कीमतों की बात हो गई, लेकिन मोहम्मद लुकमान, अब बारिश के बाद मंडी की सूरत हाल क्या है? सफाई सुथराई के हवाले से भी आप हमें बताएं, क्या वहां पर अमला इस वक्त एक्टिव है? सफाई सुथराई को यकीनी बनाया जा रहा है? खास तौर पर जहां पानी खड़ा है, क्या उस पानी को वहां से निकाला जा रहा है? अच्छा, जो LWMC का अमला तो मौजूद है, उन्होंने हमारे सामने कुछ चीज़ें जगह साफ भी की, लेकिन साफ ज़रा है कि जो काम बहुत बड़ा है। जितनी बारिश हुई है आज लाहौर में, अक्सर जगहों पे 200 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई है। इस वक्त भी जो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इट्स अ ह्यूज टास्क जो उन्हें आज अंजाम देना पड़ेगा, जबकि जानवरों का जो गोबर है, बोल ब्राज है, वो बेताशा है यहाँ पे जो पड़ा हुआ।
अभी भी वो सफाई करते करते कई घंटे लग जाने हैं। तो वो दोनों चीज़ें इकट्ठी हो गई, पानी भी है और जानवरों का जो बोल ब्राज भी है, और मिल के जो चीज़ बनती है वो वाकई एक तशवीशनाक है। आम हालात में भी कोई बहुत ज़्यादा वो फौरी तौर पे काम नहीं होता। तो आज यकीनन एक उनके पास जस्टिफिकेशन भी है कि आज बारिश हुई है, तो इसकी वजह से काम थोड़ा सा डिले हो सकता है। इसको तो बारिश हो रही है हल्की हल्की, और अभी पता नहीं कब तक चलेगी। 30 तारीख का तो दिया गया है कि 30 तारीख तक बारिशें रहेंगी। तो यकीनन जो ईद है सारी की सारी, या ईद की जो पहले वाले दिन है, सारे के सारे बारिशों में गुजरेंगे। सही, बहुत शुक्रिया मोहम्मद लुकमान, आपने लाहौर से हमें अपडेट किया, मंडी की सूरत हाल भी आपने तफसील से बताया। अपने नाज़रीन को बताते चलें कि मुल्क में जारी शदीद गर्मी की लहर में कमी तो आई है, लेकिन ये जो बारिशों का सिलसिला है ये जारी रहेगा। 30 जून तक मुल्क भर में प्री मानसून बारिशों की पेशगोई की गई है और बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब और सिंध में भी बारिशों का इम्कान है। बलूचिस्तान और सिंध में 29 जून के दौरान आंधी और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का भी इम्कान है और शदीद बारिशों से शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। पहाड़ी इलाकों में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग का भी अंदेशा है। ऐसी सूरत हाल में हमें एहतियात बरतनी है और तेज़ आंधी चल रही हो या बारिश मूसलाधार हो, ऐसे में सफ़र करने से भी गुरेज करना है। ख़ास तौर पर जिन इलाकों में पानी खड़ा हो वहाँ पर मोटरसाइकिल सवार या साइकिल सवार या पैदल जो लोग हैं वो पानी निकलने का इंतज़ार करें, क्योंकि करंट लगने के वाक़यात जो हैं वो भी बढ़ जाते हैं ऐसे मौसम में। ये तो थी मौसम की सूरत हाल। अब बात करते हैं मुल्क की मईशत की सूरत हाल क्या है। हुकूमत ने IMF की एक और शर्त मान ली है। बजट में पेश करदा टैक्स एमनेस्टी स्कीम वापस हो चुकी है। बैरून मुल्क से $1 लाख भिजवाने पर ज़राए आमदन जाहिर ना करने की छूट दी गई थी और बैरून मुल्क से रकूम बैंकिंग चैनल के जरिए भेजने की शर्त पर IMF ने इस एमनेस्टी स्कीम पर एतराज़ उठाया था। एमनेस्टी स्कीम का मकसद मुल्क में डॉलर की किल्लत पर काबू पाना था और पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की हद 50 रुपए से बढ़ाकर अब 60 रुपए कर दी गई है। साथ ही पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी ऑर्डिनेंस में तरमीम कसरत राय से मंजूर कर ली गई है और वफाकी हुकूमत को 60 रुपए फी लीटर तक लेवी बढ़ाने का इख्तियार होगा। कौमी असम्बली माली साल 2023-24 का 14,480 अरब रुपए का वफाकी बजट मंजूर हो चुका है और IMF के मुतालबे पर 215 अरब रुपए के जो टैक्स हदफ है वो बढ़ा दिया गया है और IMF के मुतालबे पर टैक्स का हदफ जो है वो ये बढ़ने के बाद 94 खरब इस फिगर्स जो हैं वो मैं आपके साथ बिल्कुल सही वाले फिगर्स जो हैं वो शेयर करूंगा ताकि मैं कोई भी गलत फिगर कोट ना कर दूं। इस मुतालिक तफसील से बात करते हैं। डॉक्टर खाकान नजीब साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खाकान नजीब साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर, हमने देखा कि बजट के बाद की जो सूरत हाल थी, महंगाई में तो बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ पिछले कुछ अरसे में, लेकिन जहां इस बजट से ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि थोड़ा अवाम दोस्त ये बजट होगा, वो भी गलत साबित हुआ और हुकूमत ये कहती थी कि हमने सिर्फ तकरीबन 225 अरब के टैक्सेस लगाए हैं। अब मजीद 225 अरब रुपए के टैक्सेस भी इसमें एड अप हो चुके हैं। अब क्या कमेंट करेंगे आप खास तौर पर टैक्सेस के हवाले से कि अब ये टैक्सेस लगने के बाद अवाम के लिए मजीद मुश्किलात में कितना इजाफा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक तो बात यह है कि हमें याद रखना है कि पाकिस्तान का बेस्ट पॉलिसी ऑप्शन जो है वो IMF के साथ रहना है। पाकिस्तान $4 अरब के रिजर्व पे खड़ा हुआ है, हमारे पास और कोई चारा नहीं था। नंबर 2, टैक्सेशन की जो उनकी प्रपोजल है या उनका ख्याल है वो ये है कि पाकिस्तान का टैक्स पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। कोई भी बाशऊर इकोनॉमिस्ट जो है अगर पाकिस्तान के टैक्स स्ट्रक्चर को देखेगा तो शायद यही बात कहेगा। मसला ये है कि हम इनडायरेक्ट टैक्सेशन जिसकी आप गुफ्तगू कर रहे हैं कि उसका बोझ जो है वो लोगों पर पड़ता है। यानी कि अभी हमने सैलरीड इनकम पे 2-2.5% टैक्स बढ़ा दिया। आई डोंट थिंक कि ये कोई अच्छा कदम है, बिकॉज 2 लाख से ऊपर कमाने वाले से लेके लेट से 3-4 लाख रुपए तक कमाने वाला जो है वो मिडिल इनकम वाला जो है वो हिट हुआ है इस वक्त बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, बिकॉज ऑफ खर्चे। तो उन पे इस वक्त बढ़ाना, बट ये हम क्यों करते हैं? हम ये इसलिए करते हैं कि हम जो बाकी अपने एवेन्यूज हैं उन पे काम करना नहीं चाहते। इसी तरह हमने फर्टिलाइजर पे, शुगरी ड्रिंक्स पे, ये जो सारी चीजें बढ़ाई हैं वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है। सो जो ऑलरेडी टैक्स में है या इनडायरेक्ट टैक्सेशन, दिस इज द इजीएस्ट टू डू और हम ये करते चले जाते हैं। सो टैक्स तो बढ़ाना है क्योंकि जो टैक्स 9200 अरब हम कलेक्ट करने जा रहे थे, जिस फिगर की आप बात कर रहे थे,
जिसको अब 9400 कर दिया, यानी कि 9415 टू बी एग्जैक्ट। वो इसलिए है कि IMF कह रहे हैं कि आपको पैसे ज्यादा कलेक्ट करने, वरना आपका तो मालियाती खसारा, फिस्कल डेफिसिट बहुत बढ़ा हुआ है। ये भी बात उनकी दुरुस्त है और IMF का प्रोग्राम करने के लिए ये चीजें माननी है। बट असल बात तो वो है जो आपने शुरू की कि हमें अपने टैक्स के निज़ाम में मेजर तब्दीलियां करके जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है उसको नीचे लाना है। जो डायरेक्ट टैक्सेशन है, रिटेल पे है, कैपिटल गेन पे है, प्रोग्रेसिविटी यानी कि उनसे टैक्स लेना जिनके पास ऑलरेडी ज्यादा वेल्थ है, इनकम्स हैं, ये काम करने वाले हैं। ये उम्मीद कीजिए कि आने वाली हुकूमत जो है वो कलीदी फैसले जो है वो कर सके, रिटेल पे टैक्स लगाकर वापस ना लिया जाए, प्रॉपर्टी की सेल परचेज पर नहीं, पर जो उससे कमाई होती है यानी कि जो गेन्स होते हैं, जो प्रॉफिट्स होते हैं, उन पे टैक्स लिया जाए। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पाकिस्तान में लगाना चाहिए। 3 अरब रुपए की कलेक्शन करते हैं पूरे मुल्क से, बाकी पूरा मुल्क 7200 अरब रुपए का टैक्स देता है और एग्रीकल्चर की जो इनकम है उस पर हम 3 अरब रुपए की कलेक्शन करते हैं। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि क्यों IMF के पास जाते हैं और क्यों गरीब आवाम पर ज्यादा टैक्स का बोझ है और अमीरों पर कम है। सही। अच्छा खाकान नजीब साहब, अब जिस तरह IMF की एक शर्त ये कि आपके वो इदारे जो खसारे में हैं उनको आप प्राइवेटाइज करें, वो आपकी इकोनॉमी पे बहुत बड़ा बोझ हैं। पिछले 1 साल में IMF से लगातार हमारी जो डील्स फेल हो रही हैं, हम उनसे अभी तक जो $1 अरब की हमारी जो हमें कर्जा मिल रहा है वो हम नहीं ले पा रहे, सिर्फ इसलिए कि IMF कह रहा है कि आप हमारी शराइत पूरी करें। अगर आने वाले दिनों में हमने IMF के इससे बड़े प्रोग्राम में भी जाना है और इससे ज्यादा हमें लोन्स की जरूरत होगी, तो जाहिर सी बात है हमें IMF की इन शराइत को मानना पड़ेगा। लेकिन क्या हालिया टैक्सेस में जो इजाफा है ये कुछ देर के लिए इदारों को प्राइवेटाइज करने वाला मामला क्या दुबा देगा? क्या वो रुक जाएगा और हुकूमत इसमें कामयाब हो जाएगी कि प्राइवेटाइज किए बगैर ही हमें IMF का लोन मिल जाए? देखिए, ये तो आपने फैसला करना है। मैं हमेशा 2 सेक्टर्स की मिसाल देता हूँ। बिजली का सेक्टर जो है वो हुकूमत चलाती है। आप, मैं, अमीर, गरीब, हर इंसान बिजली से एफिशिएंसी से भी तंग है और बिलों से भी तंग है, यानी कि इन दोनों चीजों से तंग है। एक और सेक्टर है टेलीकॉम का। हम इंटरनेट पे पाकिस्तान में भी मैं आपसे बात करता हूँ, मैं मुल्क से बाहर अमूमन यूरोप से आपके साथ प्रोग्राम कर रहा होता हूँ, तब भी बात कर रहा होता हूँ, और दोनों का कंफर्ट लेवल ऑन टेलीकॉम मेरा एक ही है। पर पाकिस्तान में जब भी आपसे बात करता हूँ तो आई एम ऑलवेज अफ्रेड कि बिजली फ्लिकर कर जाएगी और हमारा कनेक्शन ड्रॉप कर जाएगा। सो ना हमें उसमें कॉन्फिडेंस है। वो सेक्टर सरकार चलाती है। ये फैसला तो आपने करना है। उसमें एक बहुत बड़ा नुकसान भी होता है। मेरा ख्याल है इस साल टोटल सब्सिडी का जो हुजम है वो 1000 अरब रुपए के करीब है। मेजॉरिटी ऑफ दैट सब्सिडी इज गोइंग टू द एनर्जी सेक्टर। एनर्जी सेक्टर जो है वो मुल्क को तकरीबन जो उसके जो SOEs हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, डिस्कोज हो गई, जनरेशन प्लांट्स हो गई, NTDC हो गई, इसमें कुछ भी नहीं हम कर सकते। एंड हमें कौम के साथ एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन करनी चाहिए। आप यकीन करें, हम एक अच्छा बोर्ड नहीं बना सकते। मतलब इनके बोर्ड्स हैं ना, जिन्होंने, हम एक अच्छा बोर्ड नहीं बना सकते। हम टेक्निकल लोग इसमें नहीं रख सकते। हम वो लोग नहीं रख सकते जो आकर इसको ठीक करें, बिकॉज हम करना नहीं चाहते। हमने ये फैसला नहीं किया। सो इनको बेचें, इनसे जान छुड़ाएं, पैसे भी आएंगे और आने वाले जो 5 साल हैं उसमें जो 1000 बिलियन रुपए का नुकसान है वो भी बढ़ा और हुकूमत वापस जाके पॉलिसी का। सर देखें, विफाक तो अपने खर्चे किसी ना किसी तरह पूरे कर लेगी। विफाक अपनी इनकम का बंदोबस्त हमेशा से कर लेती है। आपने जिस तरह बात की कि जो इदारे हमारे पर बोझ हैं, या आपने अब ख़ास तौर पर सब्सिडी की आपने बात की, अब IMF ये भी कहता है कि आप डायरेक्ट सब्सिडी का प्लान दें हमें। वो प्लान देने में भी हुकूमत कई बार फेल रही है। आप देखें कि इनडायरेक्ट टैक्सेस की भरमार करके गरीब आदमी का चूल्हा तो ठंडा पड़ गया, बेचारे इस वक्त फाकों पर मजबूर हैं, लेकिन हुकूमत का निज़ाम तो चल रहा है। हुकूमत ने अगर वाकई अवाम का सोचना है तो डायरेक्ट सब्सिडी, जिसमें IMF ने यह भी कहा था कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए आप टारगेटेड सब्सिडी बड़ी आसानी से दे सकते हैं और बड़ी शफाफियत होगी उसमें, उस पर भी हुकूमत कुछ नहीं कर रही। 450 अरब रुपए आप बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में आपने ओरिजिनली रखे, जो कि 10 से 12% ज्यादा थे पिछले साल से। तनख्वाहें आपने 30 से 35% बढ़ा दी। सो खुद सोच लीजिए कि आपकी सोच
जो है वो शायद इतनी वसी नहीं थी ऑन दी इनकम सपोर्ट। सो IMF, जिसको हम इस वक्त हमारा डॉक्टर ये समझ लें उसको, उसने कहा कि इसको बढ़ा दें, तो हमने 467 अरब कर दिया। चलें 16 अरब रुपया जो है वो हमने बढ़ाया है उन लोगों के लिए। मेरे ख्याल है इस वक्त 9 से 10 मिलियन हाउस होल्ड्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं इस प्रोसेस में। सो उनको ये पैसे मिलेंगे। टारगेटेड सब्सिडी रजीम, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पाकिस्तान का फ्लैगशिप प्रोग्राम, पाकिस्तान की सक्सेस स्टोरी है। हर हुकूमत ने इसको जो है ठीक चलाया है, चाहे वो PPP हो, चाहे वो PMLN हो, चाहे वो PTI हो और आज PDM हो। सो एक तो क्रेडिट देना चाहिए सारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स को, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है इस सूरत इसकी शक्ल में। दुनिया इसको रिकग्नाइज करती है। अपनी सारी सब्सिडीज को मुंजमद कर दीजिए इस प्रोग्राम में और बाकी सारी सब्सिडीज को जीरो कर दीजिए। ये आसान तरीन तरीका है। फिर आपके घर कोई आए तो आप उससे पूछिए कि मैं आपको क्यों सब्सिडी दूं, और मैं ये फर्टिलाइजर पे, गैस पे, बिजली पे क्यों दूं सब्सिडी। हर एक को कहिए कि सब्सिडी उस प्रोग्राम के थ्रू जिसको हम गरीबों को सब्सिडी देते हैं। बिजली के बिल की सब्सिडी भी काट दीजिए। ये मैं इसलिए कहता हूं कि जब आप बिजली के बिल की सब्सिडी काटेंगे तो मैं समझूंगा कि वाकई बिजली 4 रुपए की नहीं है, बिजली 16 रुपए की है। 16 में से 4 माइनस करें तो 12 रुपए मुझे स्टेट दे रही है, और स्टेट से मेरा जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, जो मेरी मोहब्बत है स्टेट से, मेरी पाकिस्तान से मोहब्बत है, वो जागेगी। कि ऐसा नहीं है कि मैं कहता रहूं कि हर चीज़ ही बड़ी बुरी है और ये बहुत ही ऐसी स्टेट है जो कुछ करती नहीं है। वो 12 रुपए देती है तो वो जो 100 यूनिट वाला है उसके घर बिजली जाती है। दैट्स वाई से कि ये काम करेंगे तो पाकिस्तान अगले 5 साल में इंशाल्लाह बहुत सी बेहतरियां हम कर सकते हैं, पर करने वाले बने। आई डोंट थिंक हमने भी अपना जहां बिजली चोरी हो रही है, कुछ इलाके तो ऐसे हैं जिन्होंने कभी बिल दिया ही नहीं और वहां पर लाखों यूनिट्स हमारे चोरी होते हैं। वो भी तो हुकूमत की जिम्मेदारी है ना कि वहां से भी तो वो पैसे कलेक्ट करें। आप मुझे बताइए, मिडिल ईस्ट में जब चोरी करते हैं तो उसकी सजा क्या है? लोगों के बड़ी सिवियर सजा। बिल्कुल जी। तो जब आप सख्त सजाएं देंगे, और पूरे पाकिस्तान को देने की जरूरत नहीं है, आप मतलब 4 लोगों को लाहौर में, 4 को गुजरात में, 4 को पत्तों की में खड़ा करके ये सजा दीजिए और लोगों को बताइए कि ये चीज दोबारा नहीं होनी चाहिए। तो ये सर हमारा हकान अजीब साहब, सॉरी टू से, हमारा जो वडेरा शाही निज़ाम है, इन वडेरों को कौन सजाएं देगा? जी चलिए। और दूसरी चीज जो है वो ये है कि आप ये अगेन मैं मिसाल दूंगा कि क्या मोबाइल बिल पे चोरी हो रही है पाकिस्तान में? सही, मोबाइल बिल पे? जी, जो आपके मोबाइल के बिल हैं उसमें जीरो चोरी है पाकिस्तान में। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आज मैं अपना 1000 रुपए का बिल नहीं भरता तो कल वो काट देंगे। तो क्या मैं उनसे जाके लड़ना शुरू कर दूंगा कंपनी से, या मैं उनको इन्फ्लुएंस करूंगा? नहीं करूंगा। हुकूमत का ये काम नहीं है कि वो घर घर जाके पाकिस्तान में बिल जमा करती रहे। इन कामों से हुकूमत को हमें निकालना है, क्योंकि जब भी हुकूमत ये इस तरह की ट्रांजैक्शन 2-3 हज़ार अरब रुपया जमा करने पाकिस्तान जाएगी तो पूरा पाकिस्तान से ये जमा करने में बहुत सी कबातें आएंगी। ये काम करने दीजिए प्राइवेट सेक्टर को, नहीं करेगी कंपनी बंद हो जाएगी। तो खाकान साहब यही तो पॉइंट है, बार-बार कहता हूं कि कुछ खाकान साहब यही तो पॉइंट है, सॉरी टू कट यू, के यही तो पॉइंट है कि प्राइवेट इदारे ज्यादा एफिशिएंटली काम कर लेते हैं। जिस तरह आपने टेलीकॉम सेक्टर की बात की कि प्राइवेट सेक्टर में अगर आप ना दहिंदा हैं, आपका करेक्शन कट जाएगा हर चीज का। तो यही IMF कहता है कि अगर हुकूमत में इतनी सख्त नहीं है, इतनी पावर नहीं है कि वो अपने इदारों को इस तरह से चला सके कि कम से कम वो अगर आपको कुछ कमा के नहीं दे रहे तो वो खसारे में तो ना जाएं। आप देखें कि PIA का 900 अरब से ज्यादा का खसारा है पिछले 1 साल में, और ये 900 अरब ये एक इदारे की मिसाल है, और सैकड़ों इदारे हैं हुकूमत के जो हुकूमत पाल रही है इस वक्त। तो इन इदारों का प्राइवेट होना भी वक्त की बड़ी अहम जरूरत है। देखिए, इसकी वजह यह है कि हुकूमतें जो होती हैं ना वो गियर्ड नहीं होती इस तरह से कि वो कमर्शियल डिसीजन लें या कमर्शियल अदारे चलाएं। हुकूमतों का जो माइंड सेट है वो डिफरेंट होता है। हुकूमतें एक पॉलिसी मेकिंग यूनिट हैं, उनको वही काम करना चाहिए। ये अदारे जो हैं ये कमर्शियल एंटिटीज हैं, इनमें क्विक डिसीजंस चाहिए, और इनमें जो असल सोच है वो ये होनी चाहिए कि हमने शेयर होल्डर का प्रॉफिट बढ़ाना है। सो इनमें अच्छी मैनेजमेंट लानी है। ये सारे काम सरकार में रह के किए नहीं जा सकते। टेलीकॉम पाकिस्तान की सक्सेस स्टोरी है।
कमर्शियल उसमें, इसलिए हमें ये सोचना है। लेट्स होप कि आने वाली गवर्नमेंट कोई प्लान बनाकर आएगी, नहीं बनाकर आएगी 5 साल बाद यू कैन इंटरव्यू मी अगेन, ये 212 अदारे होंगे सरकार के पास होंगे और नुकसान में होंगे। सही, बहुत शुक्रिया खाका नजीब साहब हमें ज्वाइन करने के लिए और तफसील से आपने इस मामले पर हमारे से बात की। इस वक्त की है कि हुकूमत कुछ सख्त फैसले ले। ये फैसले लेना बहुत आसान है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस की भरमार कर दी जाए और डायरेक्टली अवाम पर बोझ डाल दिया जाए। इस तरह जो मुल्क की मुआशी सूरत हाल है वो तो कमज़ोर हो ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ गरीब अवाम पर बोझ बहुत ज़्यादा पड़ रहा है इन टैक्सेस की वजह से। IMF के प्रोग्राम में जाना भी इस वक्त बहुत ज़रूरी है हुकूमत के लिए, लेकिन IMF के प्रोग्राम की बहाली अब तक ना होना, इसको भी हुकूमत की इनकॉम्पिटेंसी, नालायकी कहा जाए या क्या कहा जाए, बहुत से सवालिया निशान है। लेकिन मुल्क की मईशत संभालने के लिए जहां ये दावे की जा रहे हैं कि वज़ीर ख़जाना साहब इस वक्त बड़ी अनथक मेहनत कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में मुल्क की मुआशी सूरत हाल जो है वो भी थोड़ी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। अभी एक ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। बात करते हैं कुछ खेल की और पाकिस्तानियों का पैशन क्रिकेट, इसकी कुछ बात करते हैं मोहम्मद हारिस से। हमारी स्पोर्ट्स एंकर महक खोकर ने एक तफसीली गुफ्तगू की है जिसमें श्रीलंका में होने वाली टेस्ट सीरीज के हवाले से भी बात की गई है और आइंदा आने वाले मैचेस के हवाले से भी बात की गई है, ख़ासतौर पर एशिया कप के हवाले से भी, और पाकिस्तानी टीम की इस वक्त जो प्रैक्टिस जारी है, वर्ल्ड कप भी आने वाला है, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो उसकी तैयारियां इस वक्त कैसी चल रही हैं आने वाले मैचेस के हवाले से, इस हवाले से भी तफसील से बात की गई है। आई होप कि इस गुफ्तगू में पीसीबी के मामले पर बिल्कुल भी बात नहीं होगी, क्योंकि पीसीबी में भी एक जो मैच जारी था पिछले कुछ दिनों में, वी होप कि उस मैच ने हमारी टीम को इफेक्ट नहीं किया होगा। तो अभी चलते हैं जनाब महक खोकर के पास। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महक खोकर और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एक फेलो एथलीट, मेरे फेलो एथलीट, लेकिन वो पाकिस्तान मेंस क्रिकेट टीम का हिस्सा हैं। एंड यू नो ही इज़ ऑलरेडी लेफ्ट अ मार्क ऑन ऑल पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस। वो मॉडर्न डे पाकिस्तान क्रिकेट का काफ़ी प्रोमिनेंट चेहरा भी हैं और उनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और उनके पास वही टैलेंट है जो इस वक्त पाकिस्तान टीम को जिसकी ज़रूरत है। इट इज़ मोहम्मद हारिस। थैंक यू सो मच कि आपने हमें ज्वाइन किया और आपने हमें टाइम दिया। मुझे पता है आप लोगों का इस वक्त जो पाकिस्तान और श्रीलंका की टेस्ट सीरीज होने जा रही है उसका कैंप इस वक्त लगा हुआ है, तो आप बताएं कि आज ट्रेनिंग और कैंप के बाद कैसा फील कर रहे हैं आप? अभी तक तो अच्छा फील हो रहा है, जिस तरह का कैंप जा रहा है, सुबह भी प्रैक्टिस होती है, शाम को भी होती है, तो अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है और विल सी लुकिंग फॉरवर्ड के कैसा होता है आगे। तो आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपकी किस एरिया में आई है इस कैंप से? इसमें अगेंस्ट द स्पिन जो मुझे लगता है और स्ट्राइक रोटेशन, इसमें जो मेन 2 चीज़ें हैं उसमें इम्प्रूव किया है मैंने। पहले मैं स्ट्राइक रोटेशन पे थोड़ा लैग कर रहा था, सिंगल डबल पे मैं लैग कर रहा था, तो अब वो जो चीज़ है वो मैंने इसमें इम्प्रूव की है, लेकिन मज़ीद काम करना पड़ेगा, एक हफ्ते से कुछ नहीं होता। इनका काम है हमें एक चीज़ प्रोवाइड करना, बाकी काम हमारा काम है उन पे करना। तो स्ट्राइक रोटेशन और स्पिनर्स की बात की, हाँ, मैं वही कि इस कैंप में बैटर्स के लिए एक यही मकसद था कि वो स्पिनर्स के अगेंस्ट उनकी प्रैक्टिस हो, तो आपने ज़्यादा अपने फुटवर्क पे काम किया इस चीज़ के लिए कि ताकि आप स्पिन बॉलिंग को सही तरह टैकल कर सकें? इसमें फुटवर्क पे भी काम किया और जो स्वीप शॉट होते हैं, डिफरेंट स्वीप शॉट, रिवर्स स्वीप शॉट और पैडल स्वीप शॉट, और इसके अलावा फुटवर्क पे भी काम किया है, एक्स्ट्रा कवर और मुख्तलिफ शॉट्स होते हैं स्पिनर पे जो मारने की, जिससे हम स्पिनर पे टैकल कर सकते हैं या उनको उन पे हावी हो सकते हैं, तो उन चीज़ों पे काम किया है। वही मैंने बताया कि एक हफ्ते से कुछ नहीं होता, इन्होंने हमें ये सिनारियो प्रोवाइड किया, बाकी काम हमारा है, इस पर जितना हम वर्क करेंगे तो उतनी हम इस पर अच्छा परफॉर्म करेंगे। डेफिनेटली। अच्छा, और आप मुझे अब बताएं कि आपने अपना सबसे पहला सीनियर डेब्यू किया था पिछले साल 2022 में, इंटरनेशनल सीनियर डेब्यू, तो जब आप मैदान में जा रहे थे तो आपको याद है आपको कैसी फीलिंग थी उस वक्त पहली दफ़ा बैट करने? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मुझे एक दिन पहले बता दिया था, तो रात को तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, वो अजीब सी फीलिंग होती है कि यार सुबह क्या करना है, ऐसा होगा ऐसा होगा, बिल्कुल प्रेशर फील होता है। तो जब पहले मैच में तो मेरी बारी नहीं है, दूसरे बारी में 8 जून था, मुझे अभी याद है, जब 10 जून को दूसरा मैच था, तो यही महीना था जून का, और जब मैं पहली दफ़ा मैंने पहला कदम रखा तो मुल्तान का जो क्राउड था वो चीखे लगाने लगा, तो वो जो फीलिंग थी वो कभी बयान नहीं कर सकता। मैं पिच तक जा रहा था तो काफ़ी खुश हो रहा था कि कहा जाता है, माना जाता है कि पाकिस्तान को मिडिल ऑर्डर बैटर्स की काफ़ी ज़रूरत है और यही आपका रोल है, तो आपको क्या लगता है कि अपनी बैटिंग में किधर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं कि आप पाकिस्तान के उस हिस्सा को ज़्यादा तगड़ा कर सकें, ज़्यादा मजबूत कर सकें? जो मेरी कोशिश है कि मैं
डोमिनेंट रहूँ बॉलर पे, एग्रेसिव खेलूँ। मिडिल ऑर्डर में जो बैट्समैन 7 या 8 रन पर ओवर खेलते हैं तो वो ज़्यादा कोशिश यही करते हैं कि अपोजिशन पर डोमिनेंट रहे। तो मेरी भी यही कोशिश है कि मैं स्ट्राइक रोटेट को और बेहतर कर सकूँ विदाउट रिस्क। लेस रिस्क में मैं अच्छी परफॉर्म करूँ, स्ट्राइक रोटेट करूँ और अपनी जो हिटिंग स्किल है उसको और इम्प्रूव करूँ। तो इन 2 चीज़ों पे मैं काम कर रहा हूँ और आगे इंशाल्लाह वर्ल्ड कप भी आ रहा है, एशिया कप भी आ रहा है, तो इन 2 चीज़ों में मैं अप्लाई करूँगा। अप्लाई करेंगे डेफिनेटली। मोहम्मद रिजवान, आप जैसा एक सिमिलर रोल प्ले करते हैं टीम में, तो आप विकेट कीपर बैटर का, तो आप उनसे क्या मदद लेते हैं, क्या मशवरा या क्या राय लेते हैं? जी बिल्कुल, रिजवान भाई से मैं पिछले 4-5 साल से काफ़ी अटैच हूँ। पेशावर में हम एक साथ ही प्रैक्टिस भी करते हैं, विकेट कीपिंग पे भी और बैटिंग पे भी। तो जब भी कोई ऐसी इनिंग्स लग जाती है, सम टाइम बंदा 0 पे आउट हो जाता है, तो रिजवान भाई से भी बात होती है, उनसे वो सम टाइम वो रूम में आ जाते हैं, सम टाइम मैं उनके रूम चले जाता हूँ। तो काफ़ी बातचीत चल रही होती है विकेट कीपिंग पे भी और बैटिंग पे भी, काफ़ी कुछ सिखाते हैं वो भी और इसको मैं अप्लाई भी करता हूँ, सम टाइम तो फ़ायदा होता है। वेरी गुड। और इस वक्त आप टीम में इंस्पिरेशन किससे लेते हैं सबसे ज़्यादा? करंट टीम में तो बाबर भाई है, जिस तरह के वो परफॉर्म कर रहे हैं, नंबर 1 बैट्समैन है। रिजवान भाई भी है, बाबर भाई भी है, ये दोनों जिस तरह के परफॉर्म करते हैं तो वो काफ़ी इंस्पायर हो करंट टीम में। अच्छा, बाबर आजम की बात करें तो ड्रेसिंग रूम में मैच से पहले, मैच के दरमियान कोई उन्होंने ऐसी बात आपको कही है जो आपके साथ अभी भी आपके दिमाग में बैठी हुई है और आप उसको यूज़ करते हैं एज इंस्पिरेशन और एज मोटिवेशन रोज़? जी बिल्कुल, मैं वर्ल्ड कप में खेल रहा था अगेंस्ट बांग्लादेश और 7 रन रहते थे, मैं आउट हो गया। तो उन्होंने फिर बाद में मुझे यही कहा कि हारिस, अगर आप ये मैच फिनिश करते तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ से ऊपर चला जाता है। फिर दूसरे मैच में मैंने अगेंस्ट सेमीफाइनल में वही गलती की, 2 रन रहते थे, मैं फिर आउट हो गया अगेंस्ट न्यूजीलैंड। तो वो जो बात है वो मेरे जहन में अभी तक है कि यार हारिस आपको फिनिश करना चाहिए। और वाकई ऐसा ही है, जब आप फिनिश करके आते हैं तो उसकी अलग ही फीलिंग होती है और लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस आप में फिर रहता है डेफिनेटली। और आपका बचपन में चाइल्डहुड हीरो कौन था? लाजमी नहीं है कि वो क्रिकेट, पाकिस्तान क्रिकेट टीम से हो या क्रिकेट से भी हो, कोई भी था? बचपन में ऐसा इस चीज़ की कोई समझ नहीं थी कि किसी को हीरो बनाना है या ये था वो था, लेकिन बाद में जैसे मैं ग्रो करता गया तो मैं जोस बटलर जो इंग्लैंड के विकेट कीपर है वो मैं काफ़ी उनको पसंद करता हूँ। उनकी जो शॉट्स हैं, उनकी बैटिंग, विकेट कीपिंग, फील्डिंग जो भी है, तो जोस बटलर उनकी मैं काफ़ी वीडियोस भी देखता हूँ, काफ़ी पसंद है। कोई मुश्किल का सामना आपको करना पड़ा जब आप छोटे थे क्रिकेट के हवाले से? वेल, हम गाँव में थे तो उस टाइम मुश्किल होती थी क्योंकि वहाँ कोई अकेडमी नहीं थी, तो टेप बॉल पे खेलते थे। फिर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा जितनी कोई डिफ़िकल्टी नहीं रही क्योंकि माँ बाप ने हमेशा सपोर्ट किया। फिर वो हमें सिटी आ गए, पेशावर सिटी आ गए, तो वहाँ फिर बाकायदा अकेडमी ज्वाइन की। तो अंडर 16 में बाहर हुए थे, ट्रायल्स में रिजेक्ट हुआ था। इसके अलावा इतनी कोई मुश्किल वगैरह नहीं आई थी अल्हम्दुलिल्लाह। कोई आपके पास कोई ऐसी स्पेशलिटी, कोई स्पेशल टैलेंट है जो क्रिकेट से बाहर आपके पास हो? वो कोई छुपा हुआ टैलेंट भी हो सकता है, कुछ अजीब भी हो सकता है, कुछ भी। स्पेशल टैलेंट तो नहीं कह सकते उसको, बस मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेता हूँ ज़िंदगी के अलावा, यानी क्रिकेट के अलावा और चीज़ों में, और उसको मैं फिर पूरा करता हूँ। मतलब मैं कोई अजीब, यानी कि क्या बहुत अच्छा डांस करते हैं या कुछ भी हो सकता है इस तरह की कोई चीज़? डांस तो नहीं, स्विमिंग आप कह सकते हैं। ये जो हेड एंड टैलेंट है, या सम टाइम लोग मुझे धक्का देते हैं कि आप डूब जाएंगे, मैं उनके पैरों से निकल जाता हूँ। नाइस। कोई ऐसा स्किल है जो आप, जिसमें आप कोशिश करते हैं कि आप उसमें अच्छा कर सके? कोई स्किल आप अप्लाई करना चाहते? नहीं, स्पोर्ट्स में नहीं, कोई भी स्किल हो सकता है कि आप सोचते हैं कि काश मेरे पास ये स्किल होता। स्किल तो कोई भी हो सकता है, कुछ नहीं है, लेकिन PhD का जो फिलॉसफी और जो फिजियोथेरापिस्ट होते हैं हमारे पास, वो मैं चाहता हूँ काश मेरे पास होता। अगर इंजरी वगैरह होती तो मैं खुद अपना फिजियोथेरेपी, यानी फिजियोथेरेपिस्ट वाली स्किल्स आपके पास होती है। नाइस, वेरी नाइस। वो ऑब्वियसली आपके काम भी आती है। आजकल पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के बारे में, उनकी शादियों के बारे में लोग बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, तो आप बताएं कि आपका कोई इरादा है करीबी वक्त में शादी करने का? करीबी वक्त में मैंने कहा, जिन्होंने अभी शादी की है उनका बैच था। अच्छा। और उनका बैच गुजर गया, अब हमारा नया बैच आने वाला है जिसमें से वसीम होगा, नसीम होगा, मैं हूँगा, तो उसके लिए भी 2-3 साल चाहिए। चले, ये न्यूज़ उन्होंने बता दिया 2-3 साल, तो आपको लगता है कि 2-3 साल में आपकी उम्र सही हो जाएगी शादी करने के लिए? अराउंड अबाउट 26 to 25 हो जाएगी, तो अच्छा होगा कि उस उम्र में मैं कर लूँ ताकि फिर बाद में परेशानी ना हो। हाँ, ये अच्छा, ये आपने अच्छा जवाब दिया है। क्रिकेट के अलावा कोई और खेल है जो आप खेलते हैं या देखते हैं बहुत शौक से? टेबल टेनिस में खेलता हूँ और फुटबॉल में देखता हूँ।
जब वर्ल्ड कप के मैचेस होते हैं। इस खास कोई शौक नहीं है फुटबॉल का, लेकिन मैं देखता रहता हूँ और टेबल टेनिस में बहुत शौक से खेलता हूँ। अच्छा, वेरी नाइस। तो आप यानी कि जो रैकेट स्पोर्ट्स हैं वो आप जल्दी पकड़ सकते हैं, आप में वो टैलेंट है, ये हिडन टैलेंट है, ये जो वो भी फैंस आपके फैंस ये जानना चाहेंगे कि बिल्कुल आइज कोऑर्डिनेशन होती है, कोऑर्डिनेशन के लिए खेलता हूं। डेफिनेटली हैंड बॉल कोऑर्डिनेशन। अच्छा, और मुझे बताएं कि आपको कोई स्पेसिफिक प्लेयर पसंद है किसी और स्पोर्ट में, कोई और दूसरा एथलीट किसी और स्पोर्ट में जो आपका क्रिस्टियानो रोनाल्डो काफ़ी पसंद है, जिस तरह के वो उन्होंने परफॉर्म किया हमेशा अपनी टीम के लिए, किसी भी टीम के लिए, जिस तरह की उनकी फिटनेस है, उनका रूटीन है, तो काफ़ी अच्छा लगता है उनको देख के, बहुत पसंद है। वो बहुत मेहनती हैं डेफिनेटली। मुझे बताएं कि आपका शॉर्ट टर्म में गोल क्या है और एक लॉन्ग टर्म गोल क्या है? शॉर्ट टर्म तो अभी एशिया कप आ रहा है और वर्ल्ड कप आ रहा है, तो यही है। लॉन्ग टर्म मैं चाहता हूँ कि मैं कम से कम 20 साल से 22 साल तक मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी करूँ इंटरनेशनल क्रिकेट में। उसके लिए मेहनत चाहिए होगी, अगर वो मेहनत करता रहूँगा तो मैं उसमें कामयाब हो जाऊँगा, मेहनत नहीं करूँगा तो बाहर हो जाऊँगा। अच्छा, जो आपको नाम दिया गया, आपका निकनेम मिस्टर गूगल, वो आपको कैसा पसंद है? मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि गूगल के काम तो अच्छे हैं, अगर आप उसमें अच्छा सर्च करेंगे तो अच्छा है, बुरा करेंगे तो बुरा है। तो ये आपको नाम क्यों मिला? लेकिन ये इन्फॉर्मेशन की वजह से, जो गूगल करता है वो मैं भी करता हूँ। अच्छा, तो आपको यानी कि बहुत ज़्यादा नॉलेज है बेसिकली। किसी भी चीज़ की नॉलेज चाहिए, इन्फॉर्मेशन वगैरह, तो लोग गूगल सर्च करने के बजाय मुझे कहते हैं यार हारिस कल क्या होने वाला है। तो फिर आपकी टीम के लिए तो ये बहुत ही फायदेमंद होगा कि उनके पास गूगल उनके साथ टीम में है। सम टाइम मैच में भी पूछते हैं, क्योंकि मैच में मोबाइल अलाउड नहीं है, तो वो पूछते हैं हारिस क्या होने वाला है, मैं कहता हूँ सम टाइम हो जाता है, सम टाइम नहीं। दिस इज गुड। ये एक अच्छी क्वालिटी है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। अच्छा, आखिरी बात मैं आपसे पूछूंगी कि जो प्रेशर होता है जब आप मैदान में खेलने जा रहे होते हैं, तो वो आप प्रेशर कैसे हैंडल करते हैं? आपको पता है कि आपको लाखों लोग देख रहे हैं, उनकी जो एक्सपेक्टेशंस आपके कंधों पर है, तो कहते हैं ना कि प्रेशर एक प्रिविलेज होता है, तो आप उसको एक अच्छी तरीके से देखते हैं, आप उसको कैसे हैंडल करते हैं? जी बिल्कुल, अगर इसको देखा जाए तो प्रेशर वो वाकई में एक प्रिविलेज है, और उसको मैं इस तरह हैंडल करता हूँ कि सम टाइम मैं सोचता हूँ कि यार ग्राउंड में कोई नहीं है, आप और बॉल है, सिर्फ बॉलर को भी नहीं देखता मैं। सम टाइम मैं ये चीज़ भी करता हूँ कि ना बॉलर भी नहीं है, 11 फील्डर भी नहीं है, ना क्राउड है, कुछ भी नहीं है, बस आप अपने घर में खेल रहे हो, बॉल को देखते जाओ। तो इस चीज़ को मैं इस तरह हैंडल करता हूँ। सम टाइम ये काम करता है, सम टाइम नहीं करता, अपने पे ही तवज्जो रखते हैं। यही पे चीज़ है कि खुद पे फोकस करता हूँ, बाहर का नहीं सोचता कि क्या हो रहा है। और अब अभी से आप ये सोचते हैं कि मुझे ये मौका मिला है जो हर किसी को नहीं मिल सकता, तो मैं इसका पूरा फ़ायदा उठाऊँ, तो उससे थोड़ा प्रेशर कम होता है आपका? प्रेशर तो कम नहीं होता, प्रेशर और बढ़ता है। तो फिर उसको सोचने की हाँ कोशिश करते हैं, उसको ना सोचें। एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है, लेकिन सम टाइम मैंने यही कहा कि सम टाइम ये वर्क करता है, सम टाइम नहीं करता। तो आप प्रेशर के साथ बेहतर खेलते हैं कि प्रेशर के बगैर? अभी तक जो मेरी इनिंग्स है वो अंडर प्रेशर अच्छी आई है, तो जो मुझे जो चीज़ है अंडर प्रेशर में मैं ज़्यादा फोकस होता हूँ और ज़्यादा परफॉर्म करता हूँ, तो अभी तक मुझे उसमें मज़ा आ रहा है। खाने के आप शौकीन हैं, और आपका सबसे फेवरेट खाना कौन सा है? वेल हम पठान सबसे ज़्यादा शौक से बारबेक्यू वगैरह, ये जो लैम चॉप्स वगैरह ये चीज़ें होती है, मटन, तो ये काफ़ी शौक से खाते हैं और इसके लिए हम मशहूर भी है। तो मटन वगैरह ये बारबेक्यू ये चीज़ें काफ़ी पसंद है। ओके नाइस। तो जब आप कैंप में होते हैं तो आपको कोई स्पेसिफिक खाना खाना पड़ता है, देखना पड़ता है कि क्या खा रहे हैं? जी बिल्कुल, इन्होंने प्लान किया होता है, अगर को बैटिंग आज ज़्यादा है, मॉर्निंग में सेशन है तो आपको लंच में ये मिलेगा, अगर इवनिंग में सेशन है तो रात को डिनर में ये मिलता है, तो स्पेसिफिक होता है और वो डाइट के हिसाब से होता है हमारे पास माशाल्लाह। वेल क्वालिफाइड फिजियोथेरापिस्ट वगैरह जो है, डाइटिशियन है, तो वो सब मैनेज करके देते हैं। अच्छा, और आप मुझे बताएं कि एक लास्टली वो कौन सा मैसेज है जो आप अपने फैंस को देना चाहेंगे, और कोई ऐसी चीज़ बताएं जो मोहम्मद हारिस के फैंस को उनके बारे में अभी तक नहीं पता, कोई एक ऐसी फैंस को मैं यही मैसेज दूंगा कि अपने अखलाक ठीक करें। अगर आपके अखलाक ठीक होंगे और आप अपने जो भी फील्ड है चूज़ करें, मैं ये नहीं कहता मैं क्रिकेटर तो आप क्रिकेट में आए, किसी भी स्पोर्ट्स को आप ले लें या किसी भी प्रोफेशन को आप ले लें, तो उसमें मेहनत करें, दिल खोल के आप मेहनत करें और अपने अखलाक उसमें अच्छे करें, तो अल्लाह पाक कामयाबी देता है। और जो मेरी चीज़ है ये फैंस को नहीं पता, मैं स्विमिंग अच्छी करता हूँ, तो बस यही क्वालिटी है। अगर किसी को नहीं पता, किसी स्विमर को मुकाबला करने है तो सामने आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। और ये थे हमारे साथ मोहम्मद हारिस, जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का इस वक्त हिस्सा हैं, नेशनल टीम का हिस्सा हैं, और बहुत मज़ा आया इनसे बात करके। एंड आपने इनको बहुत दफ़ा एक्शन में देखा होगा क्रिकेट की फील्ड में इस पिछले साल में। बट दैट्स इट फॉर नाउ, अंटिल नेक्स्ट टाइम, मेरी महक खोकर की तरफ से अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच महक खोखर, आपका बहुत शुक्रिया। मोहम्मद हारिस से आपने मुलाकात करवाई। दौरा श्रीलंका के लिए मोहम्मद हारिस को कप्तान मुकर्रर किया गया है और पहली बार ग्रीन शर्ट्स की क़यादत करेंगे वो इस सीरीज में। अभी एक ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और वेदर कंडीशंस पर बात करेंगे, सयाहों के हवाले से खास तौर पर,
क्योंकि ईद की इन छुट्टियों में सयाहती मकामात का रुख किया जाएगा आवाम की तरफ से। तो क्या एहतियाती तदाबीर आपको अपनानी है, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वंस अगेन वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। और अब बात करेंगे जनाब मॉनसून की बारिशों के हवाले से। 30 जून तक मुल्क भर में प्री मॉनसून बारिशों की पेशगोई की गई है और शदीद बारिशों से जहां शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है, वहीं पहाड़ी इलाकों में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा है। तो हुकूमत ने जो मुतल्लिका और मुकामी इदारों को जहां अलर्ट जारी किया है और वहीं सयाहों को मोहतात रहने की भी हिदायत की है और शहरियों को कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली के खंभों और नदी नालों से दूर रहने की हिदायत भी की गई है। इस पर हम तफसील से बात करते हैं क्योंकि सयाहों की कसीर तादाद है जनाब जो शिमाली इलाका जात का रुख कर रही है। क्या एहतियाती तदाबीर उनको अपनानी चाहिए? हम ट्रैवल गाइड रंजीत सिंह इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, इस हवाले से उनसे हम बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच रंजीत हमें ज्वाइन करने के लिए। और मौसम ने अपने तेवर आज दिखा दिए हैं। थैंक यू। मुझे पता चला कि मैं ट्रैवल गाइड हूँ, लेकिन आज हमने आपको ट्रैवल गाइड बना दिया। एक्चुअली मैंने 5 साल में पूरे पाकिस्तान को एक्सप्लोर किया है, तो कोने कोने तक गया हूँ। 100 एपिसोड किए, पूरा पाकिस्तान डॉक्यूमेंट किया और दुनिया को लवली, लाइवली, खूबसूरत, हंसता खेलता और मजाक करता हुआ पाकिस्तान दिखाया है। तो मुझे भी नहीं पता था कि लोग मुझे टूरिज्म की वजह से जान लेंगे, क्योंकि मुझे तो शौक था पाकिस्तान को एक्सप्लोर करने का। और खासकर जो हमारी पूरी दुनिया में से कम्युनिटी रहती है तो बड़ा पूछती थी पाकिस्तान कैसा है, क्यों मुझे लगता है, मैंने दिखाओ। तो फिर मैंने 100 एपिसोड करके दिखा दिया, नेशनल टेलीविजन पे सबने देखा। आप स्पोर्ट्स एंकर भी रहे हैं? हाँ, मैंने सारा कुछ किया। मैंने CSL किया है, मैं एंटरटेनमेंट करता हूँ, मेरी एंटरटेनमेंट कंपनी है, मैं कॉन्सर्ट्स इवेंट्स करता हूँ, मैंने कोई काम नहीं छोड़ा। थिएटर किया हुआ है, ड्रामास किए हुए हैं, जबरदस्त म्यूजिक कंपोज करता हूँ। जबरदस्त जबरदस्त। तो ये पूरा पाकिस्तान जब आप फिरे, आपने 100 एपिसोड्स भी किए, आपने जारी बात है तमाम मुश्किलात को भी फेस किया। इस तरह के मौसम में सयाहों को क्या एहतियाती तदाबीर बरतनी चाहिए? टू बी ऑनेस्ट हमारा बड़ा अजीब सा मसला है कि हमारे पास वो जो विंडो बचती है वो फ्रॉम मई टू लेके सितंबर तक की विंडो बचती है और उसी में हम चाहते हैं कि ट्रैवल भी करें। और जो आपके नॉर्दर्न एरिया, स्पेशली जब आप गिलगित बल्तिस्तान को वाया रोड अप्रोच करते हैं और कागान नारायण को, और ये जो आपका नॉर्थ का फ्लैटर बेल्ट है, या इवन आप कश्मीर और कश्मीर से ऊपर आखिरी इलाकों तक जाते हैं, ये होती भी 4 महीने और इन 4 महीनों में बारिश भी होती है। बिल्कुल, बड़ा कम विंडो बचता है। तो मैं तो लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि आप मई और जून का अर्ली पीरियड लिया करें। जून के एंड से फिर आपको बारिशें शुरू हो जाती है और अनफॉर्चुनेटली आप स्टक हो जाते हैं। दूसरा एक जो एहतियात हो सकती है वो ये हो सकती है, जो गलियात हैं मरी से लेके नतिया गली और इस करीब एरिया, इसमें खतरात कम होते हैं, इस एरिया में पानी नहीं जमा होता, इस तरह के मसले नहीं होते, तो ये कर लेना चाहिए। थोड़ा बहुत आपको फिर वेट कर लेना चाहिए। और जुलाई का मंथ बहुत ज़्यादा क्रूशल होता है। मिड अगस्त के बाद फिर आपके पास यू हैव 45 डेज अगेन अप टिल अक्टूबर तक, जब तक आपकी रोड्स खुले रहते हैं। तो इन मौसम में थोड़ा सा आपको खासकर फैमिली के साथ एहतियात करना चाहिए। स्पेशली अगर आप छोटी गाड़ी लेके जा रहे हैं तो आपको बहुत ख्याल करना पड़ेगा। आप 4x4 गाड़ियाँ हैं जो स्लिप नहीं होती है, जो थोड़ी सी रोड ग्रिप उसकी अच्छी है, वो ठीक है। लेकिन अगर आप अपनी नॉर्मल कार लेके जा रहे हैं तो देन आपको एहतियात करना है। दूसरा तरीका ये है कि आप अगर लेट्स सपोज गिलगित बल्तिस्तान को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, विदिन गिलगित बल्तिस्तान मसला नहीं है, यहाँ से रोड एक्सेस का मसला है, तो आप फ्लाइट लेके चले जाए गिलगित में या अस्करदू में फ्लाइट लेके चले जाए और वहाँ लोकल वैलीज को एक्सप्लोर करें, फ्लाइट लेके वापस आए। कोई सस्ता हल बताएं शहरियों को, महंगाई बड़ी सी। सस्ता हल बड़ा सस्ता हल ये है कि हमारे पास फोर्ट मंडरो भी है, साउथ पंजाब में बड़ी खूबसूरत जगह है, वहाँ पे चले जाएं। कुछ ऐसी जगह हैं, मैंने बलूचिस्तान में बड़ी खूबसूरत जगह एक्सप्लोर की जहाँ पे ये मसले मसाइल नहीं है। और बलूचिस्तान में जोब का इलाका बड़ा खूबसूरत है, जोब के अंदर बड़ा खूबसूरत टेम्परेचर होता है, बड़ी ठंडी हवाएं चलती है, चलगोजे के बागात है चारों तरफ, बड़ा मज़ा आता है। आप ज़ियारत की तरफ चले जाए वो भी बेहतर है। और अगर आपने नॉर्थ ही आना है और इस्लामाबाद के सराउंडिंग और रेडियस में जाना है तो आप मालाकंड डिवीजन में किसी हद तक बहुत सेफ है, अप टू मंगौरा स्वात तक आप चले जाएं। मालाकंड डिवीजन में तो पूरा साल बारिशें होती हैं। हाँ, लेकिन उनकी अच्छी बात, आप हमारे नेशनल टीवी की खबरें सुने ना, मौसमी, यस ठीक है, मौसम की खबरें होती हैं, उसमें कभी ऐसा नहीं होता कि मालाकंड का जिक्र ना हो। ये मेरा भी ख्याल था। हमारे एक फेडरल सेक्रेटरी थे तो वो मुझे पूछते थे कि यार आप ट्रैवल करते एक बार बता तो देना कि वाकई मालाकंड में होती। मालाकंड डिवीजन बहुत लंबा है और उसमें जो कमराट वैली और अथरोट वैली ऊपर जगह तकरीबन डेली वहाँ बारिश होती है, लेकिन उनका लैंडस्केप ऐसा है पोटोहार रीजन का और उनका कि पानी नहीं ठहरता, तो वो उसका फायदा होगा आपको। थोड़ा सा इस एरिया को अवॉइड करना चाहिए जहाँ पे आपके खासकर जैसे आप गिलगित से बाई रोड जा रहे हैं सरदू की तरफ, खतरनाक है। इसी तरीके से आप नारायण की तरफ जाते तो आपको रोड सबसे तो अच्छा है, लेकिन ऊपर चूंकि बहुत सारे झरने बहते हैं, छोटे छोटे पुल होते हैं, जैसे कल एक पुल गिर गया, रोड को ब्लॉक कर लिया, तो फिर आपको टेम्पररी तौर पर लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा होता है। हाँ जी, ये मसले हैं। तो गलियात आपके सेफ है, गलियात साइड पर आप जा सकते हैं, लेकिन अगेन
ईद की वजह से अगर आप वहाँ पे 30,000 व्हीकल जा सकते हैं और आप 70,000 व्हीकल लेके जाएंगे, बिल्कुल होगा, तो वो भी मसला होगा। हाँ। सबसे ज़्यादा मज़ा कौन से इलाके को एक्सप्लोर करने में आया आपको? सबसे अच्छा लवली लाइवली मुझे बलूचिस्तान के लोगों ने, अच्छा, इतना प्यार बलोच के लोगों ने दिया और बड़ा खूबसूरत कोस्टल हाईवे जो 1000 किलोमीटर की आपकी पट्टी है ना, कराची के साहिल से लेके गवादर तक, ये बड़ी खूबसूरत है। मैं कहता हूँ यहाँ पे 40 प्लेसेस पे आप खूबसूरत बीचेस और रिजॉर्ट बना सकते हैं। मसला ये है कि वहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता, वॉशरूम नहीं है, कोई रेस्ट रूम नहीं है, कहीं होटल नहीं है, मोटेल नहीं है। इस बेल्ट के ऊपर बड़ी बहुत अच्छा ज़रूरत है, रोड बड़ा अच्छा बना हुआ है, एक ये हो गया। दूसरा जो मुझे बहुत खूबसूरत लगा है वो आपके कश्मीर का जब नीले वैली तक जाते हैं पूरा रास्ते बड़ा खूबसूरत है। एंड तीसरा जो जिस लोगों ने मुझे अट्रैक्ट किया वो स्कर्दू के लोग हैं कि आप सीज़न में जाएँ, ऑफ सीज़न चले जाएँ, उनके रेट आपके लिए फिक्स है, वो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते, वो आपको अनफॉर्चुनेटली जैसे हमारे कुछ इलाके हैं उस तरह मसाइल नहीं करते। तीसरा जैसे हमारे नॉर्थ में कुछ जैसे आप मॉडर्न लेक की तरफ चले जाते हैं या आप चले जाते हैं जैसे झील सफल मलूक की तरफ, तो हमने क्या किया, जगह जगह खैमे लगा के कैंप लगाए। इतने पकौड़े कौन खाता है, इतने समोसे कौन खाता है, सिर्फ पकौड़े समोसे ही है, और वो अंडे वाले पकौड़े भी। यस। अच्छा खूबसूरत ही क्या है कि जब वो पहाड़ का शेडो आपको झील सफल मलूक के पानी में नजर आता है ना, तो वो कलर चेंज करता रहता है, वो बड़ा अच्छा लगता है आपको। कश्मीर को और गिलगित को छोड़ के हमने हर जगह ना टेंट लगा दिए हैं। इन जगहों पे अभी भी थोड़ी सी नेचुरल, मतलब आप झील सफल होगी इतने ऊपर चले गए, चारों तरफ आपको टेंट ही नजर आ रहा है, आपकी नजरें नहीं जा रही पहाड़ों की तरफ। तो मैं चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट वहाँ पे छोटे छोटे खूबसूरत आप छोटे छोटे बॉक्सेस बनाते हैं, आप वहाँ पे कंटेनर्स रखते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से अलॉट कर दे, लेकिन खुदा के लिए ये जो खैमे लगे हुए, तंबू उजड़े बिछड़े हुए, और जब आप एक ड्रोन शॉट लेते हैं कहीं, अच्छा किसी जगह से आप मास्टर व्यू की पिक्चर नहीं ले सकते अपने फोन से, उसकी वजह ये कि खैमे लगे और इतना अनहेल्दी फूड इतना कौन खाता है। अच्छा हम जाते हैं उन इलाकों में फ्रूट्स के लिए, उनके लिए ये वहाँ नहीं करते। गिलगित बल्तिस्तान में अच्छी बात क्या है कि लोग वहाँ पे अपना जो इलाके का फ्रूट है ना, जैसे चेरी का सीजन है, जून ये पीक सीजन है चेरी का, जगह जगह चेरी और खुबानी आपको नजर आएंगे और लोग आपको नहीं रोकते, आप जितना खाना चाहते अपने साथ बैग में डालना चाहते हो। वो इलाके के लोग बहुत अच्छे हैं, अपने टूरिज्म के स्पॉट पे अपना फ्रूट रखते। हमारे अनफॉर्चुनेटली केपीके का जो पूरे बेल्ट खूबसूरत है कि वहाँ पे पकौड़े समोसे जलेबी इसी तक और कुछ फ्री नहीं है, और फ्री नहीं है। अच्छा उनका अलग टैक्सेस वहाँ पे अलग तरीके से, लेकिन उसने जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया उसने पूरी नेचुरल ब्यूटी मार दी है। एक खूबसूरत छोटा सा आबशार होगा, खूबसूरत सा आबशार होगा, आप करीब जाते 4 टेंट वाले बैठे हैं, ठीक है, गुर्बत लोगों को देना है, थोड़ी सी गवर्नमेंट उसको अच्छे से कंटेनर रख दे, उसमें शिफ्ट कर। कौन कौन सी खतरनाक जगहों पर गए हैं आप यार, जहाँ फैमिली के साथ आप बिल्कुल रिकमेंड नहीं करेंगे? अच्छा सेफ्टी के हवाले से तो मुझे एक चीज़ अच्छी लगी है, जैसे बलूचिस्तान लोग कहते थे मैं ताफ्तान तक गया, सेफ्टी मुझे बहुत अच्छी मिली है। जो है ना, जैसे आप कहीं क्लाइंबिंग करते हैं कि आप बेस कैंप तक जाते हैं, आप कहते हैं कि जी मैंने किसी भी नांगा पर्वत की बेस कैंप तक जाना है, वो थोड़ा सा आप फैमिली के साथ नहीं है, वो ट्रैकिंग लंबी हो जाती है। कुछ ऐसे जैसे गिलगित बल्तिस्तान में कुछ फोर्ट्स आपको बड़े करीब नजर आते हैं पहाड़ के ऊपर, लेकिन चढ़ाई बिल्कुल सीधी है, तो वो 40-45 मिनट में आपको पसीना निकाल। नांगा पर्वत का आपने जिक्र किया तो मुझे फेरी मेडोज का जो मेरा ट्रिप था वो याद करवा दिया आपने, जो कि इतना थका देने वाला और इतना एडवेंचरस और ख़तरनाक वो सफ़र था। वो वाकई अगर कोई किसी से पूछे तो वो कहेगा नहीं यार ना जाओ, कोई बात नहीं, तस्वीरों में देख लो। हाँ, लेकिन वो नज़ारा अलग है, जब उसके करीब पहुंच जाते हैं वो एक अलग फैक्टर है। अब बस एट द एंड आई वुड से कि पाकिस्तान में बड़ी खूबसूरत जगहों को हमने प्रोटेक्ट करना है। मेरे बहुत बड़ी जो चीज़ देखी है वो प्लास्टिक देखा, और प्लास्टिक जगह जगह फैला। बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने तरनजीत साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। हम उम्मीद करते हैं कि वो सयाह जिन्होंने अभी शुमाली इलाका जात का रुख करना है उनकी भी थोड़ी गाइडेंस हुई होगी। मुझे अब इजाज़त दें जनाब, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना बहुत ख्याल रखिए, फीडबैक जरूर दीजिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।